आई एम गोइंग टू शो यू माई एक्चुअल प्रीलिम्स पेपर 2024 का वो पेपर जो मैंने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ करके सॉल्व किया था। इस पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है एग्ज़ाम को, क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। देखो ये जितनी भी हाइलाइट्स है, जितने भी कीवर्ड्स की हाईलाइटिंग है, ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की है। कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ करी हैं, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ आई क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम। हर कुछ ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। और इस पेपर से आपको बहुत आइडिया लगेगा कि क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। पीपल ऑलवेज टेल मी कि भाई जो लॉजिक होती है वो हाइंडसाइट लॉजिक होती है, एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, है ना। उसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। जितनी भी आप लॉजिकल वीडियोस, एलिमिनेशन ट्रिक और जो भी चीज़ें देख लो, आप जब एग्ज़ाम में जा कर के बैठते हो तो आप हो जाते हो ब्लैंक, ठीक है। आप हो जाते हो ब्लैंक, नहीं समझ आती कुछ चीज़ें। ये पेपर आपको हेल्प करेगा उस चीज़ से डील करने में, ठीक है। सो पहली बात, ये वीडियो पूरा आखिर तक देना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपके लिए प्रीलिम्स 2025 का रास्ता आसान करेगा। पेपर सॉल्व करने के टाइम मैं बहुत सारे इंसाइट्स आपको दूंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ इंसाइट दूंगा। तो वीडियो पूरी देखना आखिर तक। ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे ही अपलोड कर दूंगा एक क्वेश्चन पेपर। इट विल बी लाइक रियल एविडेंस बेस्ड पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकॉनमी इज डिफाइंड एज। सबसे फर्स्ट थिंग आई हैव डन कि मैंने टोटल फर्टिलिटी रेट को अंडरलाइन करा, ठीक है, कि क्या मेरे से पूछ रहा है, ये मेरे नज़र में रहना चाहिए। द फर्स्ट ऑप्शन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न पर 1000। अब पर 1000 को मैंने ये गोल कर दिया, क्यों? क्योंकि सर्कल इसलिए करा क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट है, मैंने इसको तुरंत सर्कल कर दिया। पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर, ठीक है। द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टू अ कपल, ठीक है, अ कपल नॉट मदर, अ कपल इन देयर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मेरे को एक लगा कि हाँ अब एक एक्सट्रीम वर्ड आया या एक्सट्रीम सेंटेंस आया, तो मैंने इसको सर्कल कर लिया इन अ गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये मेरे को पता था ये तो नहीं होगा, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ विमेन वुड हैव बाई द एंड ऑफ ईयर चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। और देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ तुमको, देखो ये द फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वीमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ये देखो अंडरलाइंड है मेरे सोसाइटी के एनसीईआरटी के बुक में। अब बताओ जब ये मैं पढ़ के गया हूँ तो कैसे ये गलत हो सकता है? सोसाइटी के एनसीईआरटी की किताब, और कोई मैं बड़े बड़े स्टैंडर्ड सोर्सेज में रेफर नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी के एनसीईआरटी की किताब से डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दिया गया है। इंडियन सोसाइटी 12th की बुक, एनसीईआरटी, समझा? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो अब यहाँ देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फिर ये कैन क्या हुआ, एक मेरे को लगा कि हाँ कीवर्ड है तो कैन को हमने हाईलाइट कर लिया। एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये हमने हाईलाइट कर लिया, विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चलो ठीक है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सेक, ठीक है, फिर कैन आया तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स, ये हमने कैन को इसमें भी हाईलाइट कर लिया। अब देखो यहाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ तुमको, कभी भी अगर 3 ये स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस हो, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, 3 ये स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस हो, इसमें तीनों ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। देखो उसीलिए मैंने ये करके यहाँ 3 ऑप्शन भी लिखा हुआ है कि मेरे को ये याद रहे एग्जामिनेशन हॉल में कि ये 3 ऑप्शन है, 3 स्टेटमेंट्स है, इसमें तीनों तो कभी सही होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको कैंसिल आउट करा, इसको 1 2 एंड 3 को, कि हाँ ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, हाँ कैन देख करके हमने तीनों पे टिक कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होती लॉजिकल गेसिंग, ठीक है। अब देखो मेरे को ये आइडिया था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते, कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं, तो मैंने यहीं पे डैश दिया और यहाँ कमर्शियल भी लिखा, ठीक है, कि कमर्शियल बैंक कर सकते हैं। तो मैंने 1 को हटाया,
तो 1 को मैंने यहाँ से हटाया एंड आई रीच टू द 2 एंड 3 इज़ द आंसर। ठीक है, +2। ठीक है, समझा इतनी चीज़ आपको? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखो ये हाईलाइट करना चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को पेपर में लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने दिया था ये टास्क आपको लोगों को करने के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल सादा सादा पेपर मेरे को सबमिट करा। कितने लोग तो लाइक मेरे को ऐसे ही बस PDF पे ऐसे आंसर टिक करके मेरे को भेज दिया आप लोगों ने। ठीक है, पेपर सॉल्व कैसे करना है ये तरीका आपको सीखना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, वरना आप पैनिक करोगे, आप वो चीज़ें नहीं समझेंगे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड मेरे को दिखा, मैंने तुरंत हाईलाइट कर लिया। देखो 2-3 बारी ऐसे मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, इसको सर्कल करा हुआ है हमने, है ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या ट्रेड हो सकता है इनमें से? तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खुद बहुत ही ब्रॉड चीज़ें हो गई, है ना। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू अराउंड बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ विल कम अंडर इट। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही आसानी से 1 2 3 एंड +2। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल करेंसी स्वैप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं सोचना, बस ये सोचो कि इनमें से क्या चीज़ें हैं जो फिनेंस से रिलेटेड है, क्या चीज़ें जो फिनेंस से रिलेटेड है। अब मोटर व्हीकल कैसे फिनेंस से रिलेटेड है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू फिनेंस मोटर व्हीकल्स। ठीक है, अगर इंश्योरेंस होता तो भी मेरे को समझ में आता, बट मोटर व्हीकल्स केवल कैसे रिलेटेड है। तो इसको देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, ये एग्जामिनेशन हॉल में किया हुआ है, ये देखो ये मैंने यहाँ पे वहीं पे क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस किया और 1 and 3 इज़ द आंसर। 2 तो होगा नहीं। ठीक है, करेंसी स्वैप और ये और 1 and 3 इज़ द आंसर +2। समझ रहे आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन पेपर को। चलो आ जाओ आगे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज़ अ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, आपको भी पता है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और जितने वेयर हाउसिंग ये सारी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ये तो आइडिया है। डेयरी फार्म से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, इट इज़ नॉट टर्शरी सेक्टर। देखो मेरे को पता था, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, कि टर्शरी सेक्टर मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं है। ठीक है, वीविंग क्लॉथ इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, कि क्लॉथ वीव कर रहे हैं तो वो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, वो तुम्हारा प्रोडक्शन का पार्ट है, तो इट इज़ अ सेकेंडरी सेक्टर एंड द आंसर इज़ ओनली 3। देखो यहाँ मिनरल एक्सप्लोरेशन मैंने दिया भी हो कि नहीं, ये तो प्राइमरी सेक्टर की, मेरे को याद रहे कि वाई दिस इज़ रॉन्ग, मैं दोबारा कन्फ्यूज़ ना हूँ। एंड आई गेंड +2। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और मैंने गलती करा है तो इसलिए आपको और सीखने मिलेगा कि मैं कैसे गलत करके आया हूँ। जो +2 मेरे आ रहे थे वो मैंने नहीं आने दिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है, अब देखो कैसे। पहली चीज़ तो मैंने ये करा, 4 ऑप्शंस मैंने लिख दिया कि हाँ 4 ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। विच कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द अबव कैन बी, मैंने पहले इसको सर्कल करा, कीवर्ड्स आपको सर्कल करने हैं तुरंत। कैन बी, अब पहली चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, कैन बी मोस्ट ऑफ द जगह 99% ऑफ द जगह सही होता है। वो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चंस के आंसर ऑल ऑफ द वे होते हैं। ठीक है, कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए कौन सा फीड स्टॉक जो है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, इट इज़ पॉजिटिव चीज़, क्योंकि सस्टेनेबल है तो इट इज़ अ पॉजिटिव चीज़। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एज अ फीड स्टॉक, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने देखा एग्रीकल्चर रेसिड्यू कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज कर सकते हैं, वुड मिल वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन से कुछ तो गलत होगा। मैंने इतना ओवर थिंक करा, ठीक है, मैंने इसका आंसर मार दिया 1 3 and 4 एंड द आंसर वॉज 1 2 3 and 4 ऑल आंसर था। मेरे को पता था अगर मैं ये लॉजिक यूज़ करूँगा तो सही होगा, क्योंकि मैंने देखो इसको कीवर्ड हाईलाइट भी किया हुआ है, बट स्टिल आई एंड अप डूइंग मिस्टेक। पता है सिर्फ क्यों? ओवर थिंकिंग की वजह से। मैंने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया एग्ज़ाम में
कि नहीं देखो मैंने कैसे ओवर थिंक करा ये भी मैं बताऊंगा आपको, कि ये रेसिड्यू है, ये भी वेस्ट लिखा हुआ है, ये भी वेस्ट लिखा हुआ है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। और ये कॉन्ग्रेन क्यों ही कोई यूज़ करेगा लाइक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में, समझ रहे हो, वो तो अच्छी चीज़ है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब सोचने लगे। इतना ओवर थिंक करा कि ईजी क्वेश्चन जो मेरे को 2 मार्क्स जो मेरे को दे रहे थे वो हमने गवा दिए। ये आपको नहीं करना है, बहुत लाइट रखना है। देखो कितना लाइट क्वेश्चन है, कैन बी यूज्ड, बस ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यार, इसमें 3-4 ऑप्शन हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, समझा। तो इस तरीके से अप्रोच करना था इस क्वेश्चन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 7th, द क्वेश्चन इज फार्मर प्लग, वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, यार्न यूज्ड बाय द वीवर फिक्स्ड कैपिटल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल, हाउ मेनी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, मेरे को ये पता था फार्म प्लग जो है वो फिक्स्ड कैपिटल होता है, तो हमने यहाँ पे वैसे मैच मेकिंग कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर इज़ द फिक्स्ड कैपिटल, देखो यहाँ पे हमने टिक किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना है ना। यार्न यूज्ड बाय द वीवर, ये होता है वर्किंग कैपिटल, मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा था फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, मैंने इसको टिक कर दिया। पेट्रोल मेरे को लगा था क्या कि इट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, बट पेट्रोल होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो मेरे को लगा ये गलत होगा, मैंने मार दिया ओनली 2, ठीक है, और फॉर्चुनेटली ओनली 2 वाज द आंसर, बट द क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, ठीक है, मैंने कुछ गलतियां यहाँ की थी। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं बहुत ही आराम से वेग क्वेश्चंस, ये होते हैं वेग क्वेश्चंस। वेग क्वेश्चंस कैसे कि यार इसमें अगर आंसर आपको नहीं भी पता है, ठीक है, और आप कुछ और आंसर समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने करा, ठीक है, फॉर्चुनेटली ये सही हो गया मेरा, ठीक है, बाई गॉड ग्रेस, है ना। सो यहाँ पे +2 तो मेरे को आ गया, बट द क्वेश्चन इज लिटरली वेग, ठीक है। 2023 का पूरा पेपर ऐसे क्वेश्चन से भरा हुआ था, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ठीक है, वो पेपर भी मैंने क्लियर किया था, बट इसके बाद वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, वहाँ भी मैं तुमको अपने ओरिजिनल पेपर्स दिखाऊंगा। और फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस कम, तो ये देखो, ये तुम्हारी NCERT की इकोनॉमिक्स की बुक है, क्लास 9th की, ठीक है। देखो इतनी बड़ी बड़ी बुक, रमेश सिंह विंग ये सब की से नहीं पूछते क्वेश्चन, पूछते कहाँ से, ये देखो क्लास 9वीं की NCERT की किताब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इज UPSC रियली टफ, ठीक है। फार्मर्स प्लग, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, यार्न यूज्ड बाय द वीवर वर्किंग कैपिटल, सेम चीज़ दिया हुआ, ये सेम चीज़ है, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ सोर्सेज, क्या आपको सोर्सेज पढ़ने क्या होते हैं, व्हाट यू हैव टू स्टडी इन एक्चुअल टर्म्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following words or phrases is the most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual world। देखो मैंने इसको क्या करा, पहले बॉक्स में करा, ठीक है, दैट कैन बी फिर मेरे को दिखा। अब देखो ये मेरे माइंड में इंग्रेंड हो चुका है कि जहाँ मेरे को कैन बी दिखेगा वहाँ मैं सर्कल कर दूंगा, समझ लो, ये इस तरीके से आपका माइंडसेट काम करना चाहिए, ठीक है। कैन बी दिखा, मैंने सर्कल कर दिया। एक्सेस्ड साइमल्टेनियसली बाई मिलियंस ऑफ यूजर्स हु कैन एक्सर्ट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम्स, वर्चुअल आइटम दिखा मेरे को कीवर्ड, मैंने तुरंत सर्कल कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने ये देखा, ये चीज़ें देखी, ठीक है, ऑप्शंस देखा, मेरे को दिखा वर्चुअल मैट्रिक्स, ठीक है। पहले मैंने क्या करा कि इस पर मैंने पहले टिक किया हुआ था, मेटावर्स से पहले मैंने वर्चुअल मैट्रिक्स पे टिक करा था, ठीक है। दोबारा से जब मैंने इस वाले डब्बे को देखा, ठीक है, 3D वर्चुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है, 3D वर्चुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मेटावर्स, ठीक है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मेटावर्स, जहाँ वर्चुअल वर्ल्ड्स की बात हो रही है, वर्ल्ड्स की, जैसे कैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में देयर आर लॉट ऑफ प्लैनेट्स, लॉट ऑफ गैलेक्सीज, है ना, तो 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स की बात हो रही थी, इट इज़ नॉट वर्चुअल मैट्रिक्स, इट इज़ मेटावर्स। तो मैंने इसको करा, फिर इसको मैंने इसको काटा, काट करके फिर मैंने मेटावर्स पर टिक करा है, ठीक है, और ये मेरा +2, ठीक है। अभी आप पेपर देख रहे हो तो आपको लग रहा है अरे यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो मेटावर्स है, तो देख के लग रहा है तो बहुत ईजी, जब पेपर में बैठोगे ना तो दिमाग काम करना हो जाता है बंद, समझ रहे हो, उसलिए अपने को ये हाईलाइट वाईलाइट ये इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, समझे। मैंने अब एग्जाम्पल दिया ना इस वाले क्वेश्चन का, कैसे मैंने गलती करा था, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9th, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। With reference to the rule
इम्पोज्ड बाई आरबीआई। अब आरबीआई को हमने पहले अंडरलाइन करा। वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स को भी हमने अंडरलाइन करा कि आरबीआई और फॉरेन बैंक क्या कीवर्ड बना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देर इज नो मिनिमम कैपिटल। नो मिनिमम कैपिटल मिला। सबसे पहले हमने बड़ा सा सर्कल करा कि नो मिनिमम कैपिटल एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। इंडिया में अगर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी ओपन करना है किसी फॉरेन बैंक को तो कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको हमने बड़ा सा पहले तो सर्कल करा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और हमने यहीं पे इसको काट दिया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। मेरे को लिटरली होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी के बारे में या फॉर ये इस प्रोविज़न के बारे में एकदम नहीं पता था। मैं बहुत ही सच बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं था, मेरे को आइडिया तक नहीं था ये क्या होता है, ठीक है। बट देखो किस तरीके से पेपर सॉल्व होता है, क्योंकि जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो 100 क्वेश्चन में से तुमको 30 से 40 क्वेश्चन ही ऐसे होते होंगे जो आते होंगे, और जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे 40-50 क्वेश्चन वो तुमको लॉजिकल गेसिंग पे ही सॉल्व करने हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि केवल पढ़ करके रट करके जाकर के एग्जाम में बैठ जाओगे और क्लियर हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। तभी मैं बोलता हूँ PYQ सॉल्व करो ईयर वाइज, ठीक है। यहाँ मैंने इसको कट करा, यहाँ मैंने कट करा तो 1 भी कट कर दिया, फिर 1 और 2 भी कट कर दिया कि ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। अब देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन 2 ओनली एंड B एंड D, तो इसलिए मैंने ये करा। इसका मतलब मेरा ये है कि इस दोनों में कन्फ्यूज़न है, इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है, इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है। वो मैंने पेपर में कर दिया कि हाँ भाई इस दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो अब मेरे को इस दोनों में देखना है क्या क्या होगा। फिर नेक्स्ट, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल, ठीक है। एटलीस्ट 50% को हमने सर्कल करा, ठीक है। अब देखो कहीं पे अगर रेंज मेंशन होता है ना स्टेटमेंट में, रेंज लाइक 50 to 100%, 50 to 200 सेंटीमीटर, है ना, एटलीस्ट 50%, एट मोस्ट 60%, है ना, ये रेंज वाले जो भी स्टेटमेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होते हैं। 99% ऑफ द टाइम ये स्टेटमेंट्स सही होते हैं। ऐसे मैं तुमको बहुत सारे स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं जो ये रेंज वाले स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। देन आई मार्क्ड 2 एज द आंसर, 2 ओनली, और इसको मैंने काट दिया। समझा आपको? चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहले CSR रूल स्पेसिफाई को मैंने 4-5 बार हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये भी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम टेकिंग है, बट ये टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ऐसा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना PYQs तो आपको क्या होगा, हैबिट हो जाएगी अंडरलाइन करने की। मेरे को हैबिट हो चुका है कि मैं पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे सर्कल हाईलाइट में करता रहूँगा, ठीक है। देखो कैसे, अभी मैं 2023 का पेपर दिखाऊंगा तो आपको वो पूरा पेपर ही वैसा दिखेगा, है ना, कहीं हाईलाइटेड है, सर्कल है ना, इस तरीके से। और आपको भी ऐसे ही करना है। स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली। देखो डायरेक्टली मेरे को दिखा, मैंने तुरंत इसको सर्कल कर दिया। और देखो इस सर्कल करने का कितना बड़ा रोल है, ये डायरेक्टली मैंने जो सर्कल करा कितना ये हेल्प करेगा मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये देखना। और इट्स एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी। मतलब क्या कि CSR रूल बोलता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर अगर बेनिफिट को करता है कंपनी को और उसके एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली, उसको CSR एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली अगर बेनिफिट करता है। CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब क्या कि CSR रूल कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता है और मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी। ये मेरे को पता था कि 2% है, कि 2% जो है आपको CSR एक्टिविटी में डालना ही डालना है, ये आपको पता होगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो देखो मैंने यहीं पे 2% लिख दिया कि मैं भूलूँ ना। यहाँ 2% लिखा और इसको सीधे काट दिया स्टेटमेंट कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, कि मिनिमम स्पेंडिंग तो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट को काटा और यहाँ पे 2 ओनली को काटा और बोथ 1 और 2 को काटा। अब मैं फंसा 1 ओनली और नीदर 1 और 2 में, ठीक है। पहले स्टेटमेंट के बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट मेरे को, मैं पढ़ के गया हूँ, मेरे को आइडिया है कि हाँ भाई 2% का है स्पेसिफाई, मैंने यहीं इसको कट करा और इस दोनों ऑप्शन को कट करा, फिर मैं रह गया इसमें। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आप किसी 2 स्टेटमेंट्स में या 2 ऑप्शंस में फंस जाओ, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, यू हैव टू, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पहले आपको 4 ऑप्शंस में से चूज़ करना था, बट आपको सिर्फ अब 2 ऑप्शंस में से चूज़ करना है, तो यहाँ आपकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मान चलो अगर आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और 4 भी अगर सही करते हो तो भी आप +4 मार्क्स में रहोगे, +4 आपका रहेगा।
इस 10 में से 6 गलत करने के बाद भी। समझा? तो इसीलिए अगर 2 ऑप्शंस में आप फंसते हो तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब देखो मैंने कैसे सॉल्व करा। CSR रूल ने स्पेसिफाई करा है कि एक्सपेंडिचर अगर कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट करे। डायरेक्टली बेनिफिट करने का क्या मतलब होता है कि अगर आप CSR कर रहे हो तो आप उससे या तो डायरेक्टली कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। देखो कंपनी का गुडविल बढ़ रहा है, रेप्यूटेशन बढ़ रहा है, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है CSR का। CSR मतलब समझते हो ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, वेलफेयर कर रहे हो, कोई कंपनी सोशल वेलफेयर कर रही है तो क्या उसकी गुडविल बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगा, ये क्या है, इनडायरेक्ट रेपुटेशन उसका बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ लिख रहा है डायरेक्टली बेनिफिट, डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है कंपनी को। तो भाई डायरेक्टली अगर बेनिफिट करेगा तो सच में वो CSR कहाँ कहलाया फिर? वो CSR, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल वेलफेयर कैसे हुआ? जब आप अपनी कंपनी के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो, अपने एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो, तो कैसे हुआ, है ना। तो CSR रूल वही बोलता है कि एक्सपेंडिचर जो कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट करे वो CSR नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है। और 1 इज़ द आंसर। 1 पे टिक करा, +2। मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, CSR रूल्स नहीं पढ़ा हमने कभी, और आपको भी नहीं पढ़ना है। इट विल बी टाइम वेस्ट अगर आप CSR रूल्स आप जाके पढ़ो अब इसके बाद। तो बस ये आपको ये 2% पता है, इतना ही इनफ है। समझा आपको? इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रेडियो आइसोटॉप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सबसे पहली चीज़, 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट। मैं पहली बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, 3 स्टेटमेंट, ना कि कोई वर्ड्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, है ना, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं 3 स्टेटमेंट्स, तो उसमें कोई एक गलत होगा, ठीक है, कोई एक तो गलत होगा ही होगा। तो 1 2 3 को तुम पहले से ही क्रॉस करके ही चलो, ठीक है, 1 2 3 को तुम पहले से काट के ही चलो कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। RTG इज मिनिएचर फिजन रिएक्टर। ये हमने ऊपर लिखा, एक ये फैक्ट है, ठीक है, इट इज़ अ फैक्ट कि RTG जो है मिनिएचर फिजन रिएक्टर है, ये जो है एक फैक्ट है, ऊपर हमने लिख दिया। यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में देखो FECT हमने लिख दिया, बस आगे बढ़ो। सेकंड, RTGs आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेस क्राफ्ट के जो है ऑन बोर्ड सिस्टम पावरिंग के लिए ये यूज़ होता है। ये मेरे को बहुत ही बेसिक, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट लगा, तो हमने इसको टिक कर दिया कि हाँ भाई ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। अगर सेकंड हो सकता है तो हमने फिर इसको भी हटा दिया कि हाँ ये भी नहीं होगा, हमने वहीं पर क्रॉस कर दिया इसको, ठीक है, कर दिया क्रॉस, ठीक है। अब देखो आगे, मेरे को अब लगा तीसरा, RTG कैन आया तो सबसे पहले हमने कैन को हाईलाइट करा, ठीक है, कर सकता है तो भाई कर सकता है, तो कैन तो आपको पता है कि कैन बहुत ही जनरल कर देता है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो मेरे को लगा इट कुड बी करेक्ट। RTG कैन यूज़ प्लूटोनियम 268 विच इज़। अब आप बोलोगे विच इज़ को सर्कल करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि UPSC हमेशा कनेक्टर यूज़ करता है, कनेक्टर जैसे विच इज़, बट, है ना, और ये सारी एंड, है ना, ये सारी चीज़ें ऐड कर, विल बी, ये कनेक्टर्स है, ठीक है, कनेक्टर्स ऐड करता है। देखो ये ऑप्शन यहाँ ख़त्म कर सकते थे, RTG कैन यूज़ प्लूटोनियम 238, आगे विच इज़ एक कनेक्टर है, तो हमेशा एक कनेक्टर यूज़ करता है टू रॉन्ग द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे दिमाग में था, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया विच इज़ को, कि अब आगे क्या सच में ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपको पढ़ के समझना होगा। तो आओ अब थोड़ा और अटेंटिव होकर पढ़ेंगे। विच इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट। तो बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, ठीक है। प्लूटोनियम 238 क्या है कि एक बाई प्रोडक्ट है अगर वेपन को डेवलप करते हैं तो ये इसमें क्या ही गलत कर देंगे, ठीक है। तो मेरे को लगा ये तो बहुत ही जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, तो 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। तो फिर पहले हमने 1 और 2 को आंसर करा था, देखो पहले हमने 1 और 2 पे टिक मारा था, ठीक है, देन आई क्रॉस इट एंड 2 and 3 इज द आंसर +2। समझा किस तरीके से पेपर को अप्रोच करते हैं, कि फैक्ट है, फैक्ट के गलत होने के चांसेस है, तो मैंने पहली फैक्ट लिख दी यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस भी किया हुआ है इसको, है ना, और फिर थर्ड वाला स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया। ये कनेक्टर्स पे आपको ध्यान देना है, कनेक्टर्स पे ध्यान दो, आगे का जो स्टेटमेंट होगा कनेक्टर के उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। जेनेरिक लगे तो फिर इट इज़ करेक्ट, ना जेनेरिक लगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही होगा। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर। अब देखो मच लॉन्गर आया तो फिर से मेरे को लगा भाई बहुत एक्सेजरेट कर रहा है, मच लॉन्गर। भाई ऐसे भी तो लिख सकता था ना, जायंट स्टार्स लिव लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, तो मेरे को लगा भाई बहुत एक्सेजरेट कर रहा है, तो मैंने इसको सर्कल करा देन ड्वार्फ स्टार, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार
जाइंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ऑब्वियसली डॉफ स्टार जो है उसमें उसमें कम न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, जाइंट स्टार्स में ज़्यादा होगा, जाइंट स्टार बड़ा है। तो ये तो तुम सोच सकते हो कि स्टेटमेंट ट्रू तो चलो भाई सही है। ये ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। पहली, जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉफ स्टार, ये स्टेटमेंट गलत बनाने के लिए ही किया गया है। तुमको ही पता है डॉफ स्टार छोटा होता है, वो जाइंट स्टार से ज़्यादा वो रहेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है। बट यहाँ करें जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर, ये गलत करने के स्टेटमेंट फॉर्म करा, और स्टेटमेंट 1 जब इनकरेक्ट है तो ऐसे ही स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। +2 इज़ द आंसर। ओके, +2 इज़ द फाइनल आंसर। +2 आया। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। अब हम तुमको दिखाएंगे ओवर थिंकिंग का खेल। क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेज ब्लड फ्लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर था नाइट्रिक ऑक्साइड। कोई भी इसका आंसर दे सकता है। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी 12वीं की लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़े हुए, आराम से आप इसका आंसर कर सकते थे। बट ओवर थिंक के चक्कर में देखो, मैंने यहाँ पे डॉट भी किया हुआ है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, बट नहीं, यूपीएससी इतना ईजी कैसे दे सकता है, इतना ईजी आंसर कैसे दे सकता है, थोड़ा तो मुश्किल करेगा, थोड़ा टफ करेगा। और मैंने अंधकार में नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड पे टिक कर दिया, और हेयर आई लूज माई मार्क्स, और ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, 13 क्वेश्चन किया है, 13 में 2 क्वेश्चन अभी तक हमने गलत किया है। देखो एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो मैंने सर्कल करके ये किया हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं पेपर करता हूँ ना, तो मेरे को जहाँ लगता है कि मेरे को डाउट आ रहा है या बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वहाँ पे मैं सर्कल करके ऐसे कर देता हूँ कि मेरे को दोबारा घूम करके इस क्वेश्चन पे आना है, एक बार देखना है इस क्वेश्चन को, और दोबारा क्वेश्चन पे आने के बाद हमने इस क्वेश्चन को गलत करा। कैसे? ओवरथिंक करके। समझा कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है पेपर में। अगर आपको लग रहा है इजी है तो वो इजी है, ठीक है, ज़बरदस्ती का टफ उसको मत बनाओ। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: identification of narcotics on passenger at airport or in aircraft, monitoring or precipitation, tracking the migration of animal. In how many above activities can, फिर से हमने सर्कल करा, द रडार्स हमने सर्कल करा। रडार्स क्यों सर्कल करा? क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। कैन द रडार्स बी यूज्ड, मैंने ऑलरेडी बोला था कैन बी होगा तो ऑल पे आंसर करेंगे, कैन बी होगा तो ऑल पे आंसर नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रडार्स है, रडार्स क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकता है। अबव एक्टिविटीज़ कैन दी रडार्स बी यूज्ड, तो ये तीनों ही कर सकता है। नहीं कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स भी कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है, प्रेसिपिटेशन को, माइग्रेशन ऑफ एनिमल को ट्रैक कर सकता है, 3-4 चीज़ें और है तो वो भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि रडार एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, और कोई भी अगर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में गिवन है तो उसका आंसर हमेशा ऑल ऑफ द एबव ही होगा, ऑल 3 या ऑल ही होगा। ठीक है, वो 3 स्टेटमेंट वाला पूछोगे कि सर आपने बोला था 3 स्टेटमेंट होगा तो एक स्टेटमेंट गलत होता है, उसमें 2 ही सही होता है, वो मैंने ये भी बोला था कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में। ठीक है, तो याद रखो कि रडार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात जहाँ होगी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक होता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, रडार्स कैन डू एनीथिंग। इसी तरह ड्रोन वाला क्वेश्चन था पिछले साल, सेम क्वेश्चन है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब देखो ये मैं कुछ मिस्टेक्स आपको बताऊंगा, पहले यहाँ +2 करो। देखो अब देखो ये एक मिस्टेक देखो मेरी, ये मिस्टेक नहीं कहेंगे, लाइक ऐसे मिस्टेक्स चलते हैं, ऐसे मिस्टेक्स आप कर सकते हो एग्जाम में, इसके लिए आपको छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऐसा लाइक अबव एयरक्राफ्ट है जो 5th जनरेशन कहलाता है, तो आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, ऐसा तो ऑप्शन इज रफायल, MiG-29, तेजस, MK-1। मेरे को पता था कि MiG-29 और तेजस नहीं है, मैंने देखो एकदम अच्छे से काट दिया इसको कि इधर मेरी नज़र भी ना जाए। तो 2 और 3 नहीं है, मेरे को इतना आइडिया लग चुका था, तो ओनली 2 और ओनली 3, ऑल 3 मैंने पहले ही कट कर दिया था। अब मैं आके फंस गया ओनली 1 और नन में। ठीक है, 2 ऑप्शन में आकर के मैं फंस गया। ठीक है, कि ओनली 1 और नन में क्या सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, अब रफ़ाइल उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ओके, मेरे को क्या लगा, चलो ठीक है रफ़ाइल हो सकता है, रफ़ाइल कुड बी द आंसर। और मेरा एक बहुत ही सिंपल सा उसूल है, अगर 2 ऑप्शंस में आप फंस रहे हो तो आपको आंसर करना है, तो आई हैव टू अटेम्प्ट इट।
ठीक है। इवन देखो मैंने यहाँ सर्कल करके ऐसे किया हुआ है कि मैं दोबारा आकर एक बार देखूंगा, मैंने देखा भी था, और फाइनली आई आंसर्ड ओनली 1, ठीक है, और आई एंड अप लूजिंग मार्क्स, बट इट्स ओके। ऐसी जगहों पे आप मार्क्स लूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। ऐसी जगहों पे आप मार्क्स लूज कर सकते हो। तो मैं आपको बस यही दिखा रहा हूँ कि दो ऑप्शंस में फंस के कैसे गलतियाँ हो सकती हैं, है ना, कोई भी कर सकता है ऐसी गलतियाँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में यू कैन बी रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। हाइड्रोजेल को हमने पहले तो हाईलाइट करा, ठीक है। किस में यूज़ हो सकता है हाइड्रोजेल? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। मैंने ऑलरेडी बोला ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी हो सीधे ऑल ऑफ द अबव पे मार के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि कौन कौन सी चीज़ों में हाइड्रोजेल यूज़ हो सकता है, तो 1 2 3 जितनी भी चीज़ें, अभी 3 4 चीज़ें और हो तो उसमें भी हम मार के आ जाओ, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा ही होगा। अगर यूपीएससी इसका आंसर गलत देता है तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजेल पढ़ के नहीं आता है, ठीक है। और हाइड्रोजेल इन तीनों चीज़ों में और 4 5 और चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है। यूपीएससी ने भी पूरा लिस्ट तैयार नहीं किया हुआ है कि हाइड्रोजेल अच्छा हाँ इस चीज़ में यूज़ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। इवन तुम साइकिल के वो चैन में भी अगर हाइड्रोजेल यूज़ कर लेते हो ना, तो साइकिल के भी यूज़ में आ गया हाइड्रोजेल ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इट कैन बी यूज एनी वेयर। सो 1 2 3 बिना सोचे ऐसे क्वेश्चन में आपको मार के आ जाना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने जैसे यहाँ पे बताया था रडार्स वाले में, ठीक है। इट कैन बी यूज एनी वेयर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन मैंने गलती करी 13 की जैसे। यहाँ +2 कर लो पहले, यहाँ पे +2 मेरा हो गया, है ना। सो सेम क्वेश्चन मैंने गलती करी जैसे मैंने 13th में की थी। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि हाँ इसका आंसर जो है वाटर वेपर है। देखो यहाँ पे मैंने डॉट भी किया हुआ है, देखो सेम इसी तरीके से यहाँ भी मैंने डॉट किया था कि सही आंसर तक पहुँच के गलत कर देना, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे हमने करा, फिर मेरे को लगा इतना इजी आंसर कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, कुछ तो हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोनियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, जो भी होगा। मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे क्लिक मार दिया, ये हो गया गलत, हो गया गलत। और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से सही आंसर तक पहुँच कर के आप गलत कर देते हो, आई एंड अप लूजिंग मार्क्स। अभी तक के 17 क्वेश्चन हमने करे, 4 गलत हो चुके हैं और सारे सही है, ठीक है ना। समझा आपको कि ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि इजी है क्वेश्चन तो इट इज़ ईजी, इट इज़ ईजी, समझा आपको। सेम चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन अभी 2 3 क्वेश्चन है लगातार। जैसे वाटर वेपर इसका आंसर था, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये पहले ही मैंने बहुत वीडियोस में शेयर करा है। ये देखो कैसे मैंने सॉल्व किया था। अब देखो ये आपको लाइव में दिखा रहा हूँ जो मैं पेपर में कर रहा था, ये देख लो। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, मैंने इसको कर लिया हाईलाइट, इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो इरिगेशन ऑफ द टेस्ट क्रॉप फील्ड, ये मेरे को पता था ये नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर की बात कर रहा था कुछ, तो ये तो नहीं होगा। लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, ये भी नहीं होगा। मेरे को इतना पता था कि पम्प्ड स्टोरेज, कुछ तो स्टोरेज से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे स्टोरेज लिखा हुआ है साफ साफ, एंड द आंसर इज दिस, एंड आई टेक इट। जो मेरे को पता होता है कि नहीं होगा, देखो वहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा ऐसा क्रॉस कर देता हूँ कि भाई मेरे को पता है ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर मेरे लिए ईजी हो जाता है कि मेरे को सिर्फ इस तीनों में चूज़ करना है, ठीक है। और जो सही था उस पर मैंने टिक कर दिया, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। अब देखो सेम हर साल ये पैटर्न फॉलो होता है, सेम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब द मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर हमने अंडरलाइन करा, फिर हमने बायो को भी अंडरलाइन करा। बायो हमने हाईलाइट करा, क्यों? क्योंकि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, कुछ तो बढ़िया चीज़ है ना। जैसे बायो वेस्ट होता है, बायो ऐसा कहीं भी तुम देखोगे ना वो लगता है सस्टेनेबल है, तो बायो हमने हाईलाइट करा कि मेरे को लगा हाँ चलो कुछ तो पॉजिटिव है, इस तरीके से सोचना है एग्जाम में, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू हाइड्रो पावर एंड दिस वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने ऐसे देखो ये अंडरलाइन भी करा, क्यों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी, मेरे को पता था ये नहीं होगा तो मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया शांति से।
वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। मैंने देखो 3-4 बार टिक कर दिया है। क्यों? ऊपर का क्वेश्चन ही हाइड्रो पावर पे था और देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी इज अबाउट वाटर। ठीक है, तो देखो वहाँ पे ये पेपर में हो रहा है ये चीज़ें, देखो ये पेपर में ये चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुमको, उस समय मैं ये सोच रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। और ये दोनों मेरे सही हुए +2 और ये +2। ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे कि इसका इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा या इसके आंसर में इसका ये क्वेश्चन होगा, समझ लो, ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, चलो अब ये एक क्वेश्चन है जो पूरा पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, CBLO। इसका आंसर वॉज मनी मार्केट। ठीक है, मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने यहाँ बॉन्ड मार्केट पे टिक कर दिया था। ठीक है, बट मेरे को इसका आइडिया नहीं था। मैंने देखो मैं पेपर में अराउंड 90 to 95 क्वेश्चन हमेशा अटैम्प्ट करके आता ही हूँ। ठीक है, मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ 95 to 96 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, और इतना ही आपको भी करना है। कम से कम 85 से ऊपर क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करना है तो। ठीक है, तो आपको थोड़े बहुत रिस्क लेने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन का मेरे को आइडिया नहीं था, बट मेरी इकोनॉमी थोड़ी ठीक है तो आई गेस्ड, बट मेरा गेस रॉन्ग हुआ। मनी मार्केट आंसर था, बॉन्ड मार्केट में टिक करके आया था, यही आई एंड अप लूजिंग मार्क्स। ठीक है, अब तक टोटल 20 क्वेश्चंस में से 5 गलतियां हुई हैं और 15 करेक्ट है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए मैंने, 5 गलत 15 करेक्ट। चलो आ जाओ आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो यहाँ एक बढ़िया चीज़ मैं बताऊँगा आपको। दोनई पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ ये 3 फैक्ट दिया हुआ है, सीधे 3 एयरपोर्ट के नाम दे दिए, इतने बड़े फैक्ट, पोर्ट्स के नाम दे दिए इतने बड़े फैक्ट। ठीक है, सीधे फैक्ट दे दिए। ऑलरेडी इसमें कोई एक गलत होगा ही होगा, कोई तो एक गलत होगा, इतना तो मैं श्योर था 100%। देखो यहाँ 1 2 3 मैंने पहले ही काट दिया है कि यहाँ एक गलत होगा ही होगा। इकोनॉमी और पॉलिटी में अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें से एक स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, और ऐसा कोई फैक्ट है, ठीक है, जेनेरिक चीज़ें नहीं, जैसे कि वहाँ एग्रीकल्चर कॉर्न ग्रेन और वो सब चीज़ें दी हुई, तो जेनेरिक चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ एयरपोर्ट का नाम दिया हुआ है ना, तो दोनई पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, तो यहाँ एक तो गलत होगा ही होगा, इतना तो तुम श्योर रहो। ठीक है, डायरेक्ट 3 फैक्ट्स हैं, तीनों फैक्ट सही नहीं हो सकते। ठीक है, इतना क्लियर था। अब मेरे को ये पता था कि दोनई पोलो एयरपोर्ट तो बिल्कुल ही सही है। कैसे? नॉलेज बिल्कुल नहीं था। ये मैं सोच रहा था कि दोनई पोलो एयरपोर्ट का नाम ना मैंने सुना है ना तुमने सुना होगा। मेरे को लग रहा है जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो 1-2% ही लोग होंगे जो दोनई पोलो एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा या नाम सुना होगा। ये कुशीनगर एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट न्यूज़ में रहता है, आप सुनते रहते हो, बट दोनई पोलो एयरपोर्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सो एज दी UPSC एग्जामिनर की, अगर आप एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो कि दोनई पोलो एयरपोर्ट, उसको सपने में तो नहीं आएगा ना कि डाल देते हैं पेपर में। ठीक है, मैंने ऑड वन आउट वाली चीज़ें आपको बताई भी थी, तो दोनई पोलो एयरपोर्ट इज़ ऑड वन आउट हेयर, अलग है। UPSC एग्जामिनर ने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तभी ये दोनई पोलो एयरपोर्ट आया, नहीं तो और कोई एयरपोर्ट भी आ सकता था यहाँ, पर दोनई पोलो ही क्यों आया? उसने भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी तो कहीं से देख करके क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, दोनई पोलो एयरपोर्ट तो सही होगा ही होगा, ये मेरे को पता था। 1 2 और 3 हमने काटा, फिर हमने 2 और 3 भी काट दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 1 नहीं है, क्योंकि 1 तो सही है, इतना मेरे को पता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता है, ये मेरे को आंसर नहीं आता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आंसर तक पहुँचने की। ठीक है, कैसे पहुँचते हैं? अब आकर के मैं 2 जगह फंस गया। अब मेरे को ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है, आई हैव टू अटैम्प्ट इट। ठीक है, आई हैव टू अटैम्प्ट इट, है ना। फिर आया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई हैव गॉन फॉर 1 और 2, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दोनई पोलो एयरपोर्ट, क्योंकि मेरे को पता था कुशीनगर एयरपोर्ट पे कुछ तो ऐसा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट टाइप का कुछ चल रहा है। ठीक है, एंड आई हैव गॉन फॉर 1 और 2, और ये सही हो गया। अगर ये आपका गलत भी हो जाता है, मान चलो आप गलत से अगर 1 और 3 पे भी कर देते हो तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट सही जगह जा रहा है, लाइक तुम बहुत ही राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो। मैंने अभी ऊपर बताया ना, गलतियाँ होती हैं, आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप गलत कर भी दे रहे हो तो देयर इज़ नो इशू।
अगर 1 और 3 पे ही मार दे रहे हो ना तो मैं आपको गुड बोलूँगा, क्योंकि एटलीस्ट आप सही जगह सोच पा रहे हो, सही तरीके से सोच पा रहे हो। बट हाँ, अगर आप 1 2 3 और 2 और 3 पे मार के आ रहे हो तो फिर डाउट है, आपको फिर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। समझ रहे हो इस चीज़ को, कि एटलीस्ट चीज़ों को पकड़ो, क्योंकि देखो यूपीएससी एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आप सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो को जाके पढ़ो। यूपीएससी एग्जामिनर वांट्स कि आप इस पैटर्न को कैच करो, इस पैटर्न को आप पकड़ो। अब तो मैं ऐसा लाइव दिखा रहा हूँ ना, कोई ऐसा हाइंडसाइट लॉजिक तो मैं बता नहीं रहा हूँ बैठ करके खाली पेपर में। अपना पेपर आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी, मैंने किस तरीके से सोचा। मैं तो अपना पेपर दिखा रहा हूँ आपको, है ना। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ठीक है। यहाँ भी देखो मैंने सर्कल करके ऐसे किया हुआ है, मतलब मैं दोबारा आकर के देखूंगा, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जब बढ़ता है, ठीक है, ये अर्थ है, एल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो इसका जो है अमाउंट है वो घटता है। ऑब्वियसली यार वाटर वेपर ऊपर जाएगा, फैलेगा, ठीक है, और अमाउंट इसका डिक्रीज होगा, एवरी वन नोज इट, ठीक है। तो 1 तो सही होगा, इतना तो हम श्योर है। तो 2 ओनली यहाँ पे नहीं हो सकता है, नीदर भी यहाँ नहीं हो सकता है, मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ डिक्रीजेस को हमने कर दिया कि देखो क्या होता है ना, कितनी बार यूपीएससी क्या करता है, डिक्रीजेस को इंक्रीजेस कर देगा, ठीक है, इंक्रीजेस को डिक्रीजेस कर देगा, मोर को लेस कर देगा, लेस को मोर कर देगा। ऐसे स्टेटमेंट गलत बनाता है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट बनाना टफ है, ठीक है। जैसे इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, है ना। और देखो मैक्सिमम को हमने सर्कल करा, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैक्सिमम की जगह इन्होंने मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दिया। इट इज़ नॉट मैक्सिमम एट पोल्स, और द आंसर इज 1 + 2, ठीक है। यहाँ भी +2, ठीक है, समझा। चलो आगे आ जाओ। देखो ये सारे कीवर्ड्स हाईलाइट करने इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ तुम्हारा जो है आंसर तुमको लग रहा है गलत बनाया जा सकता है वहाँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योग्राफी बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या एग्जाम में मेरे साथ ये हुआ, देखो पहले तो हमने थ्रू आउट द ईयर को ऐसा लंबा सा ऐसा हाईलाइट करा, बॉक्स के अंदर डाला, ठीक है। ये रेंज था, ये भी हमने हाईलाइट कर दिया कि भाई ये रेंज है, ठीक है। एनुअल एंड डेली टेम्परेचर जो है तुम्हारा लो होता है, ये हमने हाईलाइट कर लिया। कौन सा क्लाइमेट है ये अब आया। मेरे को चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है, ये हमने पहले कट कर दिया, ये मेरे को पता था। जो नहीं है आपको पता है नहीं है उसको तुरंत क्रॉस करो, ठीक है। फिर मेरे को लगा इक्वेटोरियल हो सकता है या तो मरीन वेस्ट हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूज़ था, अब मेरे को करना ही करना है। इक्वेटोरियल मेरे को लगा इक्वेटोरियल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लो। ये तुम्हारा मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट और इक्वेटोरियल क्लाइमेट दोनों का फीचर है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ये दोनों का फीचर है, इक्वेटोरियल और मरीन वेस्ट का। उसीलिए आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन द बोथ, ठीक है। बट प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं, इक्वेटोरियल में इससे ज़्यादा होता है। इट इज़ अबाउट 300 टू 350 सेंटीमीटर इक्वेटोरियल में, है ना। सो उससे मेरे को लगा नहीं इक्वेटोरियल तो नहीं होगा, तो आई क्रॉस्ड इट एंड मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इज़ द आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारा एनसीईआरटी, मैंने ऑलरेडी बताया भी होता, क्लास 11th की जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ से पूछा गया है। द एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल, प्रेसिपिटेशन अगर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज ग्रेटली 50 to 125 सेंटीमीटर। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, कुछ एफर्ट भी नहीं करा है। मतलब बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है तुमको। एनसीईआरटी से मैं से 10-12 क्वेश्चन दिखा दूंगा, डायरेक्टली तुम 30 से 40 मार्क्स केवल एनसीईआरटी पढ़ के ला सकते हो। क्या स्टैंडर्ड सोर्सेज के पीछे भाग रहे हो, एनसीईआरटी इज़ द स्टैंडर्ड सोर्स, ठीक है। आ जाओ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को हमने अंडरलाइन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इट इंक्रीजेज, देखो इंक्रीजेज को फिर से हमने सर्कल करा, क्यों हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। देखो ये पैटर्न तुमको मेरे पूरे पेपर में दिखेगा, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है, ठीक है, तुम सबका क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लेना, ये पैटर्न तुमको दिखेगा ही दिखेगा। इंक्रीजेज की जगह डिक्रीजेज कर देगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी। इट इज़ मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम को मैंने सर्कल करा एट पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर,
ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। देखो ये एनसीईआरटी का, यहाँ पे देखो मैंने स्नैपशॉट भी डाला हुआ है। द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड द एब्सेंट एट द इक्वेटर। 11th की एनसीईआरटी की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, बस तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है यार, कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर ऐसा सिंपली मैंने ये क्रॉस करा, बोथ 1 और 2 पे टिक करा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखो डायरेक्ट पूछ रहे हैं एनसीईआरटी से, और सबसे ज़्यादा टेक्निकल आपको वही लगता है। आप 4 जगह भाग रहे हो उस चीज़ के लिए, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑन June 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर। ऐसा जहाँ पे सनलाइट 12 घंटे से ज़्यादा होता है। ये देखो देखो जहाँ ज़्यादा हाईलाइट्स भी तुमको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना तमीज़ से करा हुआ है कि क्वेश्चन देखते ही मेरे को लगा चलो यार ये तो हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लगा ये तो हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा नहीं, तो मैंने देखो पहले यहाँ क्रॉस कर दिया कि भाई ये तो नहीं होगा, कुछ हो या ना हो ये तो नहीं होगा। ठीक है, एंड द आंसर इज 2 and 4, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। बेसिक क्वेश्चन पहले ही पूछ चुके हैं, 2019 में पूछा है, 2022 में पूछा है। 21 जून को सन कहाँ होता है, डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन ऑफ आर्टिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, साइन वर्टिकली ओवरहेड द नून ऑफ इक्वेटर, और साइन वर्टिकली द हेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम ऑप्शंस यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये इज द आंसर। सेम क्वेश्चन, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज नॉर्मली अकर्स इन, तो ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पहले तो +2 दे लो खुद को, फिर यहाँ पे भी +2 कर लो खुद को। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी जो सही हो रही हैं, +2 कर लो खुद को, और +2 यहाँ मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। चलो आगे आ जाओ, लास्ट में अपन मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ठीक है, अब वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड हमने देख लिया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अफ्रीका मेरे को पता है कि यूपीएससी का फेवरेट थीम है, हर बार कॉन्गो से 3-4 सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट पीटलैंड, ये PT 365 करंट अफेयर्स हर जगह मेंशन है। कॉन्गो बेसिन बिना सोचे, ये देखो मैंने क्रॉस भी किया हुआ है कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, और कॉन्गो बेसिन बिना सोचे मैंने टिक कर दिया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड इज कॉन्गो। यहाँ +2। अफ्रीका थीम है, सिर्फ मेरे को इतना पता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता मेरे को। उस पर मैं कॉन्गो बेसिन मार के आया हूँ, एंड इट इज़ करेक्ट। ठीक है, 27 क्या बोलता कि विद रेफरेंस टू पर फ्लोरो एल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस PFAS दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ये जो है यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो है प्लाईफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, ठीक है, और परफ्लोरो एल्काइल, ये एक निगेटिव चीज़ है। ठीक है, इट इज़ अ निगेटिव थिंग। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में जो भी चीज़ें निगेटिव होंगी दैट विल बी द आंसर। अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चीज़ को लीड करता है। ठीक है, अगर कोई निगेटिव चीज़ है तो वो निगेटिव चीज़ ही रिजल्ट देगा, निगेटिव काम ही करेगा, निगेटिव चीज़ ही करेगा, वो कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकता, है ना। तो आ जाओ, PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन द ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, मिलता है फूड पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो एक निगेटिव टर्म में मिलता है भाई, तो ये सही होगा। ठीक है, इट इज़ करेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लिटरली देखो यहाँ निगेटिव लिखा हुआ है हमने। ठीक है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ऐसे करके इस तरीके से पेपर सॉल्व होता है। ठीक है, PFAS नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरनमेंट, ये भी एक निगेटिव चीज़ है भाई, जल्दी डिग्रेड नहीं होता है एनवायरनमेंट, तो एक निगेटिव चीज़ है, तो हमने निगेटिव लिख दिया है। ठीक है, फिर परसिस्टेंस एक्सपोजर टू PFAS, देखो कैन को हमने फिर से यहाँ सर्कल कर दिया। ठीक है, लीड टू बायोकम्युलेशन इन एनिमल बॉडीज़, ये भी एक बहुत ही बड़ा निगेटिव चीज़ है। ठीक है, एंड द 1 2 3 इज़ द आंसर, क्योंकि निगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट निगेटिव ही होता है। ठीक है, एक निगेटिव चीज़ निगेटिव इम्पैक्ट करेगा, तीनों स्टेट में निगेटिव है। अगर यहाँ कुछ पॉजिटिव होता, ठीक है, कि परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन नॉट लीड टू बायोकम्युलेशन इन एनिमल बॉडीज़, ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नहीं कैसे नहीं कर सकता है, ये निगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ कैसे कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। चलो आगे आ जाओ। अब कहीं अगर 5 ऑप्शंस आपको दिखे, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है 5 ऑप्शंस, लिखा है ना 5 ऑप्शंस।
ठीक है। कहीं आपको 5 ऑप्शंस दिखे, मतलब कि एक तो गलत होना ही होना है, उसमें पांचों कभी करेक्ट नहीं होगा। जब पांचों कभी करेक्ट नहीं होगा तो ऑल 5 को देखो हमने पहले ही काट दिया। ठीक है, ऑल 5 को हमने सबसे पहले काट दिया कि भाई पांचों तो करेक्ट नहीं होगा। अब सिर्फ 3 ऑप्शंस रह गए। ठीक है, सिर्फ 3 ऑप्शंस रह गए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं वेग क्वेश्चन बोलता हूँ। क्यों वेग बोलता हूँ, ये देखो। द आंसर वाज कैराबिड, बीटल्स, फ्लाइज एंड वॉस्प। ठीक है, सेंटीपीड्स और टर्माइट्स नहीं है। लाइक पैरासिटोइड पूछ रहा है, देखो यहाँ पे हमने बड़ा बड़ा ऐसा मार्क भी कर रहा है सर्कल के अंदर कि पैरासाइटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किस में मिलता है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बड़ा सा ये डब्बा बनाया हुआ है। ठीक है, तो कैराबिड, बीटल्स, फ्लाइज और वॉस्प ये आंसर है। तो ओनली 3 इज द आंसर। हमने 3 पे आंसर करा था। ठीक है, मैं एक्चुअली 3 और 4 में कंफ्यूज था, तो मेरे को एक को तो टिक करना ही करना था। ठीक है, यहाँ पे वॉस्प को काटा, बट आंसर वॉज वॉस्प, और हमने टर्माइट को सही किया था। ठीक है, द रियल आंसर इज दिस, दिस एंड दिस। ओनली 3 तब होता, बट माई आंसर वॉज दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, एंड दिस वॉज द आंसर। ठीक है, तो ओनली 3। फॉर्चुनेटली अगेन +2। फॉर्चुनेटली मैं क्यों बोलूँ कि मेरे को आता था, मेरे को ये नहीं पता था और आपको भी नहीं पता होगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब आपको, यहाँ आपको सीखने की 2 चीज़ें। पहला, 5 ऑप्शन हो तो हर कुछ सही नहीं होगा। दूसरा, अगर 2 ऑप्शंस में आप आकर के फंस जाओ तो आपको अटेम्प्ट करना है वो पेपर। ठीक है, और तीसरा, अगर आप गलत भी कर देते हो तो आपका लॉस नहीं है। अगर आप गलत भी कर देते हो ऐसे क्वेश्चन में तो आपका लॉस नहीं है, आपका माइंडसेट सही जगह है। ठीक है, आपका माइंडसेट जो है वो सही जगह है। समझे, आया आपको समझ में कि योर माइंडसेट इज एट राइट प्लेस। द करेक्ट आंसर वाज दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, नॉट दिस। ठीक है, एंड ओनली 3 इज द आंसर। चलो, आई गेस आप समझ गए होगे जो मैं आपको समझाना चाहता था। देखो यहाँ पे मैंने ये सर्कल करके ऐसे करा हुआ है कि मैं दोबारा आकर के देखूंगा इसको। जो क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करे, जहाँ आकर के आप 2 ऑप्शंस में जाके फंस जाओ, उस पर सीधे सर्कल करो, ऐसे कर दो कि दोबारा आकर के देखेंगे। सो आ जाओ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमने गलत कर दिया था। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके वो गलत होंगे ही होंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वरना बैठ करके सारे पी फैमिली और सारे फैमिलीज रटो। ठीक है, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा रटने के, ऐसे क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। ठीक है, इसका आंसर था ऑल 3। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू अ पी फैमिली। पी फैमिली से क्या क्या बिलोंग करता है, तो हॉर्स ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन, ये तीनों ही बिलोंग करता है पी फैमिली से। ठीक है, आई मार्क्ड इट ओनली 2, जो कि गलत था। ऑब्वियसली ये गलत था, बट ऑल 3 इज़ द आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, ये अगर आप गलत कर भी दो तो कोई इशू नहीं है, बट मेरे को यार लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो अब तक के मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए आपको, ये वाला मेरा +2 था, टोटल 6 क्वेश्चंस गलत हुए। ठीक है, 29 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 6 क्वेश्चन अब तक गलत हुए। अब आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। देखो कि ये भी मैंने गलत करा था, ये कैसे गलत हुआ, ये मज़ा आएगा। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता, द इंडियन फ्लाइंग फ्रॉक्स इज अ प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्मिन कैटेगरी में प्लेस्ड है, मेरे को लगा क्या वर्मिन कैटेगरी में प्लेस्ड है, हमने इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि चलो ये एक फैक्ट हो सकता है। ठीक है, बट हमने फैक्ट लिखा नहीं, बट हम मेरे को लगा कि भाई ये फैक्ट हो सकता है, तो वर्मिन कैटेगरी में डाला है तो इसको सर्कल करा, हमने क्रॉस कर दिया सीधे कि भाई ये फैक्ट हो सकता है। ठीक है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। अब यहाँ मेरी गलती है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो हमने गलत कर दिया। क्यों, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, ये एक्सप्लेन करता है कि ये वर्मिन कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ यूपीएससी गलत करना चाह रहा था। देखो मैंने फीड्स को सर्कल भी करा था, ब्लड ऑफ अदर एनिमल को भी सर्कल करा था। ठीक है, मेरे को लगा था कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, बट आई वॉज स्टक कि नहीं ये फैक्ट है तो शायद ये गलत होगा। ठीक है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, लिटरली तभी वो वर्मिन होगा। वर्मिन का मतलब अगर वो किसी पौधे को भी खाता है
किसी पौधे को भी खाता है तो, या पौधे को भी अगर बर्बाद करता है तो वर्मिन की कैटेगरी में आता है। समझ रहे हो? फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, फीड्स ऑन द ब्लड, दूसरे एनिमल के खून पे, ठीक है, फीड करता है। दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक थिंग। तभी देखो ये मैंने सर्कल भी करा, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैंने ये सेम चीज़ वहाँ भी सोचा था। दैट्स वाई आई सर्कल्ड इट कि दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक थिंग। ये गलत है स्टेटमेंट, बट बस ओवर थिंक, ठीक है। ये सही होता हुआ आंसर हमने गलत कर दिया, आंसर वो सी, मैंने डी पे मारा था। ऐसा समझ आपको कि आपको ओवर थिंक नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, खुद लाइक यूपीएससी इनवाइट कर रहा है कि यार ये गलत स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली फ्लाइंग फॉक्स जो होता है वो मैंगो और ग्रेप्स की सारी ट्रीज़ को जो है बर्बाद करता है अपने हैबिटेट में, ठीक है, उसी उसको वर्मिंग की कैटेगरी में डाला गया है। समझ रहा है तुमको? तो अगर तुमको इतना पता होता है कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑब्वियसली जब ये गलत होगा तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारा पहला स्टेटमेंट सही होगा। एक स्टेटमेंट कोई तो कोई सही होगा ही होगा, ये तो तुमको पता है ना। ऐसे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो। और अगर तुमने स्टेटमेंट 2 को पकड़ लिया होता यहाँ कि फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल, मतलब इतना स्पेसिफिक हो गया। दूसरे मतलब वो खुद इन्वाइट करे कि भाई गलत मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इसको पकड़ो, समझो, इसको देखो। लाइक यू डू नॉट हैव टू गो एंड रीड अबाउट द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, आप यहाँ स्टेटमेंट समझो मैं जो बता रहा हूँ। या फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल अदर एनिमल, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, केवल यहाँ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द एनिमल्स लिख देता, बट ऐसा तो नहीं लिखा। मैं बाकायदा डिटेल में लिखा फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। समझा? तो दैट्स वाई मैं आपको आपके दिमाग में लाइक ये चीज़ जो है इंग्रीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ स्टेटमेंट जो है उसको गलत बनाया जाता है, हाउ स्टेटमेंट्स आर मेड रॉन्ग। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया था एंड आई लूज मार्क्स। टोटल 30 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, 30 में से 7 गलत हुए और 23 करेक्ट हुए। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 31 स्टेटमेंट 1, द एटमोसफेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, हमने हाईलाइट कर दिया। बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास 11th के एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, एक लाइन है, एक दो सेंटेंस है और पूरे सेंटेंस से ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सो मेरे को ये पता था लाइक फ्रॉम नॉलेज, मेरे को एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई है, तो मेरे को पता था कि ये तो स्टेटमेंट गलत है, मैंने वहीं पे इसको काट दिया कि दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पता चल जाता है कि स्टेटमेंट 1 गलत है तो स्टेटमेंट 2 सही होगा ही होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, +2, स्टेटमेंट 2 देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और देखो ऐसा ही होता है, देखो क्या करा है इन्होंने, ऐसे बहुत करते हैं, ये इंटरचेंज करते हैं स्टेटमेंट के अंदर। देखो कैसे इंटरचेंज करा है, द एटमोसफेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब क्या करा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से इंटरचेंज कर दिया, है ना। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से इंटरचेंज कर दिया, और ये हमेशा ही करते हैं, बीच में से कनेक्टर लगाएंगे और इंटरचेंज कर देंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स से आपको ध्यान रखना, अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आपको नॉलेज से नहीं आता है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ ये कनेक्टर लगा है देखना पक्का वहाँ क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करते हैं, समझा। तो ये तरीका ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, सो आ जाओ यहाँ एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो, द लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसी स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। दस एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ्स रेडिएशन और तुम्हारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन करेगा, बट वही हो गया क्या कि इन्होंने इंटरचेंज करके स्टेटमेंट गलत बना दिया ये। चलो आगे आ जाओ डायरेक्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने जैसा कि वो बना दिया कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11वीं का। चलो 32, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। ठीक है, मच है एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, बट विद नॉलेज आई न्यू इट
कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि मेरे को ये देखो यहाँ पे टिक करके हमने कैंसिल भी करा। देखो पहले हमने यहाँ टिक किया था, ठीक है, पहले यहाँ क्या किया था, हमने टिक किया था, फिर देन आई कैंसिल इट। क्यों आई कैंसिल इट? क्योंकि मेरे को पता था कि ये सही है, लाइक है कि ट्रोपोस्फेयर जो है इक्वेटर पे ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। पोल्स पे 8 किलोमीटर तक होता है और तुम्हारा इक्वेटर्स पे इट इज़ अबाउट 17 to 18 किलोमीटर्स। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, ये मेरे को पता था। ठीक है, आई न्यू इट फ्रॉम नॉलेज। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। ये आपको ऑलरेडी ये हमको पता है। देखो बीच में ऐसे कन्वेंशनल करंट इक्वेटर्स पे जो है वो रहते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ठीक है, एंड +2। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कि यहाँ मच मैंने करा, मेरे को लगा कि चलो ठीक है एक्सट्रीम है, और फिर मैंने यहाँ पे करा टिक। फिर बाद में व्हेन आई रीड इट अगेन, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस भी करा था इवन, देखो यहाँ दिख रहा है तुमको, यहाँ क्रॉस करके फिर मैंने इसको टिक करा है कि नहीं ये सही स्टेटमेंट है। तो ये माइंडसेट के साथ आपको बैठना है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, कि आपका स्टैटिक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। योर स्टैटिक शुड बी क्लियर। अब देखो इतने क्वेश्चन हमने करा, 32-33 क्वेश्चन करे, 32-33 क्वेश्चन करे। करंट अफेयर्स के से कौन से क्वेश्चन तुमको दिख गया अलग सा? सारे क्वेश्चन तो स्टैटिक के ही दिख रहे हैं और लॉजिक वाले ही दिख रहे हैं। कहीं भी ऐसा मैंने बोला है कि हाँ भाई यहाँ पे तुमको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ? स्टैटिक एंड PYQs मोर देन इनफ होते हैं। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एज द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाई द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। देखो इसी स्टेटमेंट को उठा करके इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया। समझ गए आपको? इसी को उठा करके ये क्वेश्चन बनाया इन्होंने, समझा? तो स्टैटिक जो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। NCERT क्लास 11th, समझा? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो आगे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक एरप्शन, ऑल 4। आंख बंद करके देखो, NCERT से ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 के NCERT है। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, वोल्केनिक इरप्शन से क्या क्या निकलता है? तो ये चारों निकलता है। और देखो यहाँ पे हमने ऐसा टिक भी किया हुआ है। देखो ये देखो हमने ये टिक किया हुआ है, समझाओ ये देखो ये हमने किया हुआ है टिक, ऐसे 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 ऐसे, ऑल 4 सीधे +2। अब देखो एक मैं बताता हूँ, भले ही आपने ये ना पढ़ाओ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, हाउ मेनी ऑफ आर प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक एरप्शन। भाई वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ ये नहीं निकल रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता, ठीक है, या 3-4 और गैसेस के नाम होते हैं, या कुछ और डेब्रिस के नाम होते हैं, सब कुछ ही सही होता। हाउ कैन यू से कि ये नहीं निकलता है? अगर ने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको ऑल 4 ही करोगे। सेम क्वेश्चन जो एविएशन फ्यूल वाला जो क्वेश्चन था, जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने गलत कर दिया था, द सेम क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन, ऑल 4 बिना सोचे, है ना, 1 2 3 4 सारे ही। क्यों कैसे तुम बोल सकते हो कि ये यूज़ नहीं होगा? उसी तरीके देखो इसमें भी 4 ऑप्शन है, उसमें भी 4 ऑप्शन थे, ठीक है, तो कैसे तुम बोल सकते हो कि नहीं होगा? समझा? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फरेंसेज फॉर आइजोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब देखो यहाँ मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। इवन मेरे को पता है कि इंटरचेंज करते हैं चीज़ें और सारी चीज़ें होती है, आई नो एवरीथिंग, बट स्टिल मैंने ब्लंडर किया है। और ऐसे ही ब्लंडर्स होते हैं एग्जाम में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। देखो कैसे, द आइजोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ मैंने करा ओवरथिंक, मैं पूरा ऐसा आइसोथर्म सोच रहा हूँ, हाँ ठीक है, होमोजीनियस मैपिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, और सोच करके मेरे को क्या लगा कि नहीं ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, और मैंने यहाँ जनवरी, देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे पहला काम तो मेरे को ये करना था ना यहाँ पे कि जनवरी को मेरे को यहाँ सर्कल करना था। सबसे बड़ी भूल मेरे से जो हुई, ठीक है, आई एम एडमिटिंग इट, जनवरी को अगर मैं यहाँ सर्कल कर लेता ना तो ये गलती मेरे से नहीं होती। मैंने जनवरी को सर्कल नहीं करा, मैंने बहुत हल्के में लिया, ऐसे मैंने मंथ ऑफ जनवरी ऐसे करके आगे बढ़ गया मैं, जनवरी मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, क्योंकि भाई 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, इतना सोचने का टाइम नहीं होता है।
ठीक है, जनवरी दिमाग से निकल गया। आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। जनवरी निकल गया, दिमाग में चल रहा जुलाई और क्या चीज़ें, और मेरे दिमाग में वही मैप चल रहा था और मैंने डायरेक्ट इसको कट कर दिया। जनवरी पे ध्यान भी नहीं गया मेरा, लेकिन ध्यान तक नहीं गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, मैंने इसको सर्कल किया है कि कोल्ड को वार्म कर सकते हैं, वार्म को कोल्ड कर सकते हैं, और इंक्रीजेज डिक्रीजेज वाला है ना। गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कोल्डर को भी फिर मैंने सर्कल करा, कोल्डर को भी, एंड आइसोथर्म्स बेंड टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, देखो ये मैंने बोला था ना, मैं ये चीज़ें काम करती है, कैसे चेंज करते हैं। अभी आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ सेम स्टेटमेंट। प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशियन करंट, और यहाँ पे क्या था, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड को वार्म कर दिया, वार्म को कोल्ड कर दिया, है ना। मैं एग्जाम में सोच रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, मैं एग्जाम में सोच रहा हूँ ये चीज़। गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड मेक द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर एंड आइसोथर्म्स बेंड टूवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोल्डर को यहाँ पे वार्मर को कोल्डर कर दिया। ठीक है, अब देखो सीन क्या है यहाँ पे कि पहले क्या, जब ये चीज़ मैंने काटी, ये चीज़ जब फर्स्ट मैंने काटा तो मैंने इसको और इसको सीधे क्रॉस कर दिया कि भाई ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, ए और सी तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जनवरी को पहले तो सर्कल नहीं किया था। सबसे भारी मिस्टेक, सबसे गलत मिस्टेक, सबसे लाइक ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक भी गलत होते हैं, और ऐसी गलतियाँ जैसे छोटे मोटे मिस्टेक चलेगा, बट अगर आप इसको सर्कल ही ना करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर ध्यान ही ना रहे, तो आप ऐसे मिस्टेक्स करते हो। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड बी एंड सी हमने काट दिया पेपर हॉल में, ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ना। अब क्या हुआ, सेकंड और ये नीदर 1 और 2 में फंसा। या फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट में जब देख रहा हूँ, ठीक है, फिर ये मैंने 2 पे ऐसे टिक कर दिया कि चलो ठीक है, पहला कट है, दूसरे पे मैंने ऐसे टिक कर दिया, ये मैं समझना कि मैंने सही कर दिया, बट 2 पे मैंने टिक कर दिया। ठीक है, कोल्ड और कोल्डर जब मैंने देखा, फिर मैंने गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक देखा। आपको कुछ नहीं देखना था, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट जाके प्रिपेयर कर लो, ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे कि वार्म ओशन करंट कौन कौन से हैं और कोल्ड ओशन करंट कौन कौन से हैं। तो मेरे को पता था गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये कोल्ड ओशन करंट तो नहीं है, वार्म ही है, और यूपीएससी ने अपना दिमाग लगा दिया है बहुत ज़्यादा और उन्होंने वार्म को कोल्ड कर दिया है, जो हर बार वो करते हैं। तो देन आई टिक्ड ओवर नीदर 1 एंड 2, और यही मैंने आंसर टिक किया था, नीदर 1 एंड 2, क्योंकि 2 तो आई न्यू कि गलत है, क्योंकि 2 तो आई न्यू ना कि 2 तो चलो गलत है। ठीक है, मेरे को लगा पहला भी गलत है, पहला मैंने से काट दिया था क्योंकि जनवरी हमने हाईलाइट किया था, जैसे कि हमने बताया। आंसर वॉज दी 1 ओनली। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इन जनवरी आइसोथर्म डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। सेम कॉपी पेस्ट सारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, बुक कौन सी है? ऑब्वियसली क्लास 11th की एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सिर्फ एक किताब से मैं ये 7-8 क्वेश्चन आपको दिखा चुका हूँ अभी तक, मीन्स 14, 15, 16 मार्क्स, कम नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ वो एक किताब से। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटीज़ यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज़। ठीक है, फिर आ जाओ 35th। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ, मैंने ऑब्वियसली हमेशा की तरह इसको सर्कल करा, प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। अल्जीरिया एंड मोरक्को, बोट्सवाना एंड नामीबिया, कोटे दो वियोरे एंड घाना, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। देखो मेरे को नहीं पता था कोकोआ प्रोड्यूसर। ऑड वन आउट पे मैं हमेशा जाता हूँ, ऑड वन आउट, OOT। ठीक है, OOT जो ये हमारा ट्रिक है, या जो कह लो लॉजिक कह लो, हमेशा ही वर्क करता है। कोटे दिए व्यूअर, ये एक बहुत ही जो है अलग सा चीज़ है जो एग्जामिनर नहीं सोचेगा, अलग सा नाम है, अलग सा प्लेस है। ठीक है, और से कोई नहीं पढ़ता है, किसी को शायद बहुत कम ही लोगों को इस जगह के बारे में पता है, जब तक पेपर नहीं आया होगा 2024 के बाद तो सबको ही पता होगा। ठीक है, तो मैंने ये नाम देखा और मैंने सीधा के टिक कर दिया। देखो ये देखो मैंने टिक कर दिया +2। ठीक है, क्यों? ऑड वन आउट, सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। ऑड वन आउट करा +2। देख लो भाई, ये तो पेपर की चीज़ है, मैं इसमें क्या ही अब आपको अलग से क्या ही मैं ट्रिक थोड़ी ना बता रहा हूँ खुद से कहीं देख करके। ये पेपर में मैं करके आऊँ, देखो पेपर में टिक लगा हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है मेरा। ठीक है, सेट B। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the Himalayan river joining the Ganga downstream of प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट को सबसे पहले हमने हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया कि भाई वेस्ट टू ईस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक फैक्ट है ये। यहाँ पे देखो मेंशन्ड है,
गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। कौन सी बुक है ये? इंडियन ज्योग्राफी, क्लास 11th, क्लास 11वीं की किताबों से क्वेश्चन है ये। इंडियन ज्योग्राफी की किताब, वहाँ एक मैप बना हुआ, जाना मैप देखना, ये वहाँ मेंशन्ड है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। गोमती, घाघरी, गंडक और कोसी। देखो यहाँ मैंने टिक करा हुआ है, ये +2। ठीक है, ऐसे मैप्स को भी रीड करने होते हैं। देखो इंडियन ज्योग्राफी की जो मैप है वहाँ पर जो गिवन है, वहाँ से तुम देखो इतने सारे लेक्चर्स देख रहे हो, मैपिंग के, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और जो तुमको पढ़ना है एनसीईआरटी जो पढ़नी है तुमको, वो तुम पढ़ नहीं रहे हो। एनसीईआरटीज पढ़ो, केवल ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से देखो मैंने कितने क्वेश्चन तुमको दिखा दिए ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो मैंने ये करके ये करा कि मैं दोबारा आऊँगा इस पर। क्यों? क्योंकि ये एक थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए थे। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 वॉज द रेनफॉल इज़ द वन ऑफ द रीज़न फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करा, वन ऑफ द रीज़न का मतलब क्या कि वेदरिंग का एक आध रीज़न है, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है यहीं पे, वन ऑफ द रीज़न, जहाँ ये वन ऑफ द हो ना, वन ऑफ द, ये 100% सही स्टेटमेंट होगा ही होगा। ठीक है, सो ये सही स्टेटमेंट है। देखो तो ये वही क्या करा कि मैंने यहाँ पहले ही देखो यहाँ टिक कर दिया, देखो यहाँ मैंने हाईलाइट करा और यहाँ हमने ऐसे टिक कर दिया कि हाँ ये तो भाई सही स्टेटमेंट है। अगला, रेन वाटर कंटेन्स मेरे को लगा हाँ चलो कुछ अब आने वाला है बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन में होता है। ठीक है, तो हाँ ये भी मेरे को सही स्टेटमेंट लगा, हाँ कि भाई कंटेन्स कार्बन, रेन वाटर में यार बहुत सारे लाइक वो होते हैं, गैसेज होते होंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होता ही होगा, तो इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे भी टिक कर दिया कि चलो हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट, रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, रेन वाटर में तुम्हारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होता है भाई, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से आ रहा है, रेन वाटर में तो ऑक्सीजन भी होता होगा, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। हमने अंडरलाइन करा, सही कर दिया। तो तीनों स्टेटमेंट तो सही हैं, ये मेरे को आइडिया लग गया। ठीक है, कि तीनों स्टेटमेंट तो सही है। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, तो वन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, ये तो पहले ही हटा दो, नीदर स्टेटमेंट करेक्ट ये भी हटा दो। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। अब इस दोनों में आकर के हम गए फंस कि भाई इस दोनों में ही कोई आंसर होगा। पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिखा था, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, दिस वॉज द आंसर। और मैंने टिक करा, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 जो था वो मेरा ओवर थिंकिंग था। मैंने बहुत ओवर थिंक करा इस क्वेश्चन पे। देखो तभी ये देखो ये मैंने दिखाया ना स्टार्टिंग में, वही दिखा क्यों मैं दोबारा आना चाहा, क्योंकि बहुत ईजी था, ये लो हैंगिंग फ्रूट था, आराम से नंबर इस पर मिलते मेरे को +2, बट आई लूज इट। और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि आप ना करो ओवर थिंकिंग में। यहाँ पे हर कुछ ही करेक्ट है, मतलब हर कुछ ही करेक्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 एंड करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, पूरा हर कुछ करेक्ट, पॉजिटिव 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 चीज़ है। देखो यहाँ पे हमने हर कुछ को ऐसा टिक भी कर दिया कि हाँ सब सही है, इवन आई रीच्ड द आंसर, और आंसर तक पहुँच करके मैं पीछे आ गया। समझे, ये होता है क्योंकि 2 घंटे में आपको हर कुछ करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती हैं। जब आप रिलैक्स होते हो ना तो आपको पता लगता है वो रिलैक्सेशन कैसे आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। तब मैंने तो कितनी बारी प्रैक्टिस करी, तुम खुद बताओ कि सब कुछ ऐसा सही करने के बाद हमने आंसर गलत करा है। क्यों? ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, केवल ऐसा मेरा ओवर थिंकिंग था और कुछ नहीं था, ये केवल ओवर थिंकिंग था। अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैंने भाई क्यों ही मारा ये बी पे, मेरे पास ऑप्शन था ए पे मारने के लिए, जब सब कुछ ही सही मैं कर रहा था, देन वाई आई टिक्ड एट बी। ठीक है, एंड हेयर आई लूज। समझ गए आपको? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं भाई। कंटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, कंटेंस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अभी कंटेंस सल्फर डाइऑक्साइड, कंटेंस नाइट्रस ऑक्साइड, कुछ भी होता वो सही ही स्टेटमेंट होता, एंड एवरीथिंग इज सही हेयर, एवरीथिंग इज राइट हेयर। वन ऑफ द रीजन ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, भाई केमिकल वेदरिंग होती है तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी उसका एक रीज़न हो सकता है केमिकल वेदरिंग का। सिंपल सा चीज़ था, ऑक्सीडेशन पढ़ा है, सिंपल सा चीज़ था, बट हो गई गलती। ठीक है, तो इस सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। 38th क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया में और कौन सा कंट्री है जो बॉर्डर करता है नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन था भाई। रशिया हमने बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में काट दिया था पहले कि भाई रशिया तो नहीं होगा, कुछ भी होगा रशिया नहीं होगा। और देखो ऑल फोर भी हमने यहाँ काट दिया है, रशिया पहले काटा है फिर ऑल फोर काटा है कि रशिया नहीं होगा। ठीक है, रशिया नहीं होगा। फिर मेरे को ये भाई तुमको वर्ल्ड मैपिंग करो अच्छे से, ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग करो, वहाँ पे तुम ये कर लोगे नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ठीक है, ब्लैक सी कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, है ना, मेडिटेरेनियन सी कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, ये सब यू हैव टू रीड। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के नाम हमेशा ही पूछता है। यूक्रेन पूछा था पिछले साल, फिर उसके पिछले साल अफगानिस्तान पूछा था। तुम्हारा मेडिटेरेनियन और ब्लैक तो पता नहीं कितनी बार ही पूछ चुका है, एंड आई एम डैम श्योर कि आगे भी पूछेगा। ठीक है, सो मेरे को पता था नॉर्थ सी का बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है। सो इट इज़ जर्मनी एंड द नॉर्वे, ओनली टू इज़ द आंसर। ठीक है, डेनमार्क भी है और जो भी कंट्रीज़ है आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो पहली बात तो ये देखना मैंने ये क्वेश्चन पे ही क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों। वाटरफॉल दिया है, रीजन दिया है, रिवर दिया हुआ है। वाटरफॉल धुआंधार फॉल, मालवा रीजन, नर्मदा। हुंद्रू फॉल, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा, गरसोपा, वेस्टर्न घाट्स और नेत्रावती। ये ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वेग वाला क्वेश्चन है। चलो धुआंधार का नाम हमने सुना हुआ है पहले से, हुंद्रू और गरसोपा तो हमने सुना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद से रीजन और रिवर ये तीनों मैच करना था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं छोड़ने वाले क्वेश्चन। यू हैव टू लीव दीज क्वेश्चंस, जो होते हैं ना, जो 4-5 क्वेश्चन अपने को छोड़ने होते हैं, ये वो क्वेश्चन है। इतना फैक्ट है, इतना फैक्ट है कि आप नहीं पढ़ सकते वो। एंड यूपीएससी इवन डोंट वांट कि आप जाके इसको अटेम्प्ट करो। इसको आप अटेम्प्ट करने में अपना जो टाइम वेस्ट करोगे, आप तुरंत आगे निकलो। देखो मैंने क्या करा, मालवा सर्कल करा, छोटा नागपुर सर्कल करा, बस इतने मेरे को समझ आ गया भाई ये नहीं होगा मेरे से, कट कर आगे बढ़ा। तो अभी तक 39 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है मेरा वो सिर्फ अनअटेम्प्टेड रहा है, जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया वो 39th। क्यों? ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट है। ऐसी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो हाईवे वाला क्वेश्चन है ना, हाईवे वाला क्वेश्चन ऐसे ही फैक्ट था वो, तो लास्ट टू लास्ट ईयर सॉरी, लाइक 2023 में। सो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, है ना, जो इतना ज़्यादा फैक्ट हो इस तरीके से कि भाई धुआंधार कहाँ है तो रीजन भी बताओ फिर रिवर ही बताओ, हुंद्रू क्या है तो रीजन ही बताओ फिर रिवर ही बताओ। तो आप कहीं ना कहीं तो गलत हो ही जाओगे। तो यहाँ पे आप तुक्के भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट यू हैव टू लीव और आगे बढ़ो समझदारों की तरह, समय बहुत बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ 40th। हाँ, तो 40th पे देखो मैंने गोल करके ऐसा टिक करा हुआ है कि देखो आप आगे क्या सीन है। सो द रीजन, नेम ऑफ माउंटेन और टाइप ऑफ माउंटेन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की मैं आपको बोलता हूँ अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ उसको छोड़ दो। मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि नहीं आता है तो छोड़ दो। दूसरी चीज़, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इसका आंसर कभी ऑल नहीं होगा। इसमें गलत एक ना एक स्टेटमेंट या एक ना एक चीज़ें गलत ज़रूर इसमें आपको मिलेगी। तो ऑल फोर तो आप पहले ही काट दो। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन देखने देख लो, इसमें भी इवन ऑल आंसर शायद ही हो, आप देख लेना नहीं होगा, इसका भी आंसर ऑल नहीं होगा, मैं श्योर हूँ 100%। ऐसे जितने क्वेश्चन ऊपर भी देखिए ऑल किसी का आंसर नहीं होगा, ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो आ जाओ पहले तो सॉल्व कर लेते हैं ना। अब मेरे को ओनली 2 और ओनली 3 में डाउट था। ठीक है, देखो यहाँ दोनों जगह टिक लगा भी हुआ है। ठीक है, ओनली 2 और ओनली 3 में डाउट था मेरे को। अब देखो आगे देखते हैं क्या सीन है। सेंट्रल एशिया वर्सेजेस फ्लोरिडा माउंटेन है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। देखो यार, अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं और तुमको आइडिया नहीं लग रहा है, बिल्कुल चारों ऑप्शन पढ़े कुछ नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दो, लीव इट। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो सेंट्रल एशिया वर्सेजेस था, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। यार देखो एक्चुअली मेरे को मैपिंग बहुत पसंद है। ठीक है, लाइक मैं बहुत ही प्रैक्टिस कर रहा था अपने टाइम पे, तो मैपिंग हर दिन मैं 10 मिनट मैप देखता था, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरेस्ट में, ऐसा नहीं कि एग्जाम को लेकर इंटरेस्ट में। तो मेरे को चीज़ें कुछ कुछ पता थी। इतना मेरे को पता था कि यूरोप का जो एल्प्स है वो फोल्ड माउंटेन है, इतना मेरे को 100% पता था कि यूरोपियन एल्प्स जो है वो तुम्हारा फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जो सबको ही पता होता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में जो वॉसजेस है वो ब्लॉक माउंटेन है। देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस भी किया हुआ है। ठीक है, क्रॉस कर दिया, तो ये दोनों मेरे ऐसे ही चले गए। ठीक है, और ये दोनों जब चले गए तो इस दोनों में मेरे को डाउट था, मैंने ओनली 2 पे टिक कर दिया कि ओनली 2 होगा। ठीक है, कि ये दोनों अगर गलत होंगे तो फिर ये दोनों बचे। ठीक है, तो मेरे को लगा कि हाँ चलो ये दोनों सही होंगे। एंडेस जो है वो तो फोल्ड माउंटेन होगा ही होगा, ये मेरे को पता था। ठीक है, तो ओनली 2 के साथ जाते हैं, ओनली 1 तो नहीं होगा, ये भी मेरे को पता था, ओनली 2 के साथ जाते हैं।
तो मैंने ओनली उर्दू पे क्लिक करा। ठीक है, समझा? तो ये मेरा माइंडसेट था ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है तो मैंने ऑलरेडी ईजी कर दिया कि ऑल तो कभी आंसर नहीं होगा। ठीक है, देन लुक फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट्स, जैसे एल्प्स, एल्प्स यार सब पढ़ते हो, एंडेस सब पढ़ते हो, है ना? एंडेस और एल्प्स तो यार सब पढ़ते हो, ये तो मेरे को पता है। अगर आपने प्रिपरेशन लाइक अगर 2-3 महीने पहले भी शुरू करी है ना, तो आपने एल्प्स और एंडेस के बारे में तो सुन लिया होगा, इतना मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 41 द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर। ठीक है, अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करा था। फ्रॉग जो है वो मेरे को पता था एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन कहीं भी ऑप्शन में नहीं, देखो यहाँ पे मैंने एम्फीबियन लिखा भी हुआ है, इवन देखो एम्फीबियन यहाँ लिखा भी हुआ है हमने। ठीक है, इस तरीके से फ्रॉग ऊपर हमने इसे बड़ा सर्कल करा, एम्फीबियन यहाँ लिखा, तो एम्फीबियन यहाँ नहीं है, ये मेरे को पता लग गया था। ठीक है, फ्रॉग एम्फीबियन होता है। फिर मेरे को दिखा ये हॉपर, देखो हॉपर पे मैंने अंडरलाइन करा है। हॉपर बोले तो क्या, तो मेरे को इतना पता था ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर होता है ना, तो उसी की फैमिली से कुछ हॉपर, ग्रास हॉपर इंसेक्ट होता है, तो हमने इंसेक्ट पे टिक करा और दिस वॉज +1 फॉर मी। ठीक है, दिस वॉज +1 फॉर मी, समझ गया? ठीक है, टोटल अभी तक 41 क्वेश्चंस में 9 क्वेश्चंस मैंने गलत करे हैं, एक मेरा रहा है अनअटेम्प्टेड। ठीक है, और 31 जो है तुम्हारा करेक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, मिनी च्युइंगम, देखो पहले तुरंत हमने इसको हाईलाइट कर लिया। मिनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे च्युइंगम्स हैं जिनको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का सोर्स माना जाता है। ठीक है, ऐसा बोल दिया इनने, हमने उसी लिए इसको हाईलाइट वाईलाइट भी कर लिया, चलो ठीक है। ऐसे जो है स्टेटमेंट सही होते हैं मोस्टली। ठीक है, कि भाई मेनी च्युइंगम्स मतलब कि बहुत सारे च्युइंगम्स ऐसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का सोर्स माना जाता होगा। फिर अगला देखना, मिनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। ठीक है, मिनी च्युइंगम जो है बहुत सारे ऐसे च्युइंगम है जिनका प्लास्टिक एज अ गम बेस है, और तुमको पता है जो प्लास्टिक है, देखो प्लास्टिक इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कॉज है। तुमको पता है नई चीज़ कि प्लास्टिक जो है डायरेक्टली कॉज करता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। समझ गया? +2 बहुत इजी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा ना मेनी ऑफ द, सम ऑफ द, ठीक है, मच ऑफ द, ये सारे स्टेटमेंट सही होते हैं। देखो दोनों जगह मैंने मेनी उसी लिए सर्कल किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने ये दिखाया भी हुआ है कि भाई हाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो मेनी ऑफ द, सम ऑफ द, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो रेंज वाली चीज़ होती हैं, एटलीस्ट, अटमोस्ट, है ना, वो सारे स्टेटमेंट मोस्टली सही होते हैं, 99% ऑफ द टाइम सही होते हैं। उसी तरीके से ये मेनी वाला भी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, लो हैंगिंग फ्रूट था। समझा? देखो एग्ज़ाम में मेरा दिमाग इस तरीके से ही वर्क कर रहा था। देखो मैंने उसके लिए सब हाईलाइट करा और मैं आपको दिखा रहा हूँ विद एविडेंस किस तरीके से काम करता है दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पे क्रॉस दिखेगा तुमको, मतलब क्या, इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, और आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वेग क्वेश्चन है, पहली बात। तो दूसरा बहुत ही बड़ा फैक्ट है, देखो कैसे, ब्राज़ील इनरे, इंडोनेशिया एल्क, मडागास्कर बोनोबो, भाई हमने इनका नाम भी नहीं सुना है, इन एनिमल्स का हमने नाम भी नहीं सुना है। तुम कुछ भी उठा लो, अब तो चलो पीटी में डाल दिया उन्होंने यहाँ से देख करके, बट कहीं भी ये ना कवर्ड है, कहीं तुम नहीं पढ़ सकते। ये एक बहुत ही बड़ा वेग क्वेश्चन है, सो आई लेफ्ट इट कि नहीं भाई ये तो सॉल्व नहीं करना मेरे को। ठीक है, मैंने ध्यान में नहीं, देखो कहीं कुछ अंडरलाइन कुछ नहीं दिखेगा तुमको, पूरा सादा है, सीधे काटा आगे बढ़ा। देखो जिस क्वेश्चन को मैंने कट कर दिया ना एक बार, तो दोबारा मैं देखता भी नहीं उस तरफ। ठीक है, एक बार जिसको हमने छोड़ दिया तो दोबारा पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं, समझे आप? तो ये नहीं आता मेरे को, छोड़ दिया हमने। इसका आंसर शायद नन था। ठीक है, इसका आंसर नन ही है ना, देख लेना एक बारी क्या है, मेरे को नहीं पता, आंसर भी मैंने नहीं पता, बट नन है इसका आंसर। ठीक है, 43 हमने नहीं किया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। देखो मैंने एग्जामिनेशन में कैसे करा था, देखो एग्जाम हॉल का सीन देखो, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइन करा, वन ऑफ द एजेंसी, देखो अब देखो वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है,
वन ऑफ द एजेंसी पता है क्यों इन्होंने दिया हुआ है कि स्टेटमेंट को हल्का करने के लिए कि भाई यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी होगा, बट तुम खुद अब अपना कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस के तुम इतने सारे एजेंसी देखते हो, तुमने क्या सच में कभी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सुना है? सच बताओ, तुमने कभी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सुना है? नहीं ना। वही चीज़ मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि नहीं, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशंस के इतने ऑर्गेनाइजेशन है, बट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन हमने कहीं नहीं सुना है, बल्कि ओपन डिफेकेशन और पता नहीं क्या क्या 500 चीज़ें हम पढ़ रहे हैं पूरे टाइम। अब ये इस क्वेश्चन से तुमको क्या सीखने मिलेगा कि ट्रस्ट योर गट्स, ट्रस्ट योर स्टडी, जो तुम पढ़ के जा रहे हो उसको ट्रस्ट करो। चलो आगे आओ और इजी बनाते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। देखो यहाँ पे इतना पढ़ा हमने, सीधे टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, जनरल सा स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट सही होते ही होते हैं, तो ये हमने टिक कर दिया, कर दिया टिक हमने, ठीक है। अभी हमने कुछ भी काटा नहीं है, बट हमने इसको टिक कर दिया कि चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द मेन फोकस, फोकस पे हमने ठीक है भाई, चलो कुछ फोकस वाला आने वाला है, इज टू फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स। अब फंड्स हमने सीधे कोल कर दिया। फंड्स क्यों? फंड्स हमने क्यों कोल कर दिया, क्यों सर्कल कर दिया? क्योंकि ग्रांट करना फंड इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। यूपीएससी जहाँ भी फंड ग्रांटिंग की बात किया है आज तक, वो स्टेटमेंट गलत हुआ है, ठीक है। फंड ग्रांट ऐसे ही नहीं कर देते, तो ग्रांट फंड इट्स नॉट अ जेनेरिक थिंग, ठीक है। तो फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन, ठीक है। तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज है, हमने तो कभी नहीं सुना वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई फंड आया हो इंडिया को, ठीक है। तो फंड ग्रांट करना इज नॉट अ सिंपल और ईजी थिंग, तो फंड को इसलिए हमने सर्कल कर दिया। क्यों सर्कल किया हमने एग्जामिनेशन में? क्यों? मेरे को पता था, मेरे को पता था कि ये PYQs में हम ऑलरेडी करके गए थे कि जहाँ फंड्स वाले क्वेश्चन गलत हैं, तब जाकर के मैं इसको सर्कल कर पाया है। उसीलिए मैं बोलता हूँ PYQs करो, तब आप जाकर के फिगर आउट कर पाओगे। तो फंड्स देखो मैंने सर्कल किया हुआ है अच्छे से, फोकस सर्कल किया हुआ हमने। क्यों सर्कल किया है? कि मेरे को पता है कि यहाँ गलत कर सकता है एग्जामिनेशन लाइक कमीशन। तो देखो 3 को मैंने सब सीधे काटा यहाँ, और सीधे इसको पहले कट करा, देखा 3 काटा, 2 और 3 हटा दिया। अब क्या बचा मेरे पास? 2 और 1 और 2। अब यहाँ मैं किस पे जाऊँगा? 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या लगता है कि जब 2 ऑप्शन में आप फंस गए, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, अगर आप गलत कर भी देते हो तो कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से, कि वहाँ अगर गलत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका माइंडसेट सही जा रहा है पूरे पेपर के दौरान, आप पेपर निकाल लोगे। अगर आपका माइंडसेट सही तरीके से वर्क कर रहा है तो आप पेपर निकाल लोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, मतलब आपका माइंडसेट बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है ड्यूरिंग द पेपर, ठीक है। जिन लोगों ने 2024 का अटेम्प्ट दिया होगा और ये वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इफ़ यू आर स्मार्ट देन यू आर स्मार्ट, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। मेरे को पता था, मेरे को अपने पढ़ाई पे बहुत ही भरोसा था, बहुत ही ट्रस्ट था, और मैं अपने गट्स के साथ गया। आई टेक दैट 2 एंड आई गेंड +2, ठीक है। मैंने अपने ऊपर ट्रस्ट किया एंड आई गेंड +2, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। मेरे को ये दोनों में कन्फ्यूजन भी नहीं था, देखो इसलिए मैंने ये इस तरीके से मार्क भी नहीं किया। मेरे को पता था कि सेकेंड ही आंसर है इसका, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट था कि नहीं यहाँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, है ना। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था उसकी बात करेंगे कि गलतियाँ कैसे होती है। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। लायंस का कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं है, हमने ऐसा डू नॉट पे क्लिक करा, ऐसा टिक कर दिया कि चलो ठीक है ये स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, ये मेरे को समझ आ गया, है ना। तो हमने इस पर टिक कर दिया कि हाँ भाई लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। नेक्स्ट, अनलाइक मोस्ट ऑफ द बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर, ठीक है। पहले हमने इसको सर्कल करा अनलाइक को, क्यों करा अभी मैं बताता हूँ। अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम दियर टेरिटरी बाई सेंट मार्किंग, ठीक है। अब देखो अनलाइक हमने क्यों करा भाई, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अगर 2 सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, 2 सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, तो उसमें से कोई एक स्टेटमेंट ही सही होगा,
और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि 3 अगर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, लाइक सेंटेंसेस 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो कोई 2 ही सही होगा, एक तो गलत होगा, ठीक है। और अगर 2 कोई सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने अनलाइक अनलाइक यहाँ पे उस समय सर्कल किया होगा। सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, देखो मैंने ये मार्क भी किया हुआ है यहाँ पे कि 2 अगर सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है तो कोई एक स्टेटमेंट ही सही होगा, ठीक है। तो दीज आर सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट, है ना, तो कोई एक सही होगा, इतना तो मेरे को पता है, ठीक है। अब देखो 1 and 2 and 1 and 3 में आकर के हम फंस गए। यहाँ पे हमने 1 2 3 काट दिया, क्यों काट दिया कि तीनों तो सही नहीं होगा, ये मेरे को पता लग चुका था कि तीनों तो सही नहीं है। पहला सही है मेरे को ये पता है, तो 2 and 3 भी हमने काट दिया सीधे, ये सीधे हमने कट कर दिया। 1 and 2 and 1 and 3 में हम आके रुक गए कि भाई अब तो 2 ऑप्शन है, मेरे को तो अटेम्प्ट करना ही करना है इसको, ठीक है। द आंसर वॉज 1 and 2 एंड आई टेक डेट 1 and 3, ठीक है। आंसर 1 and 2 था और हमने 1 and 3 पे टिक किया। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 2 पे आगे फंस जाओ और आप गलत कर भी देते हो तो भी आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट सही है। देखो मेरा माइंडसेट सही था, मेरे को पता था कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। तो देखो इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगी मेरे लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेगी। जैसे कैसे, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ऊपर जो कॉर्न ग्रेन वाला क्वेश्चन था वहाँ मैंने मार्क्स लूज़ करा था, बट सेम क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन वाला दोबारा आया जब मेरे सामने, तो मैंने वहाँ तो मार्क्स गेन कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंडसेट को नहीं चेंज किया। एक क्वेश्चन गलत हो गया चला, बट मेरा माइंडसेट सेम था थ्रू आउट द पेपर। तो आपको ना माइंडसेट जो है वो सेम रखना है। अगर माइंडसेट आपका सही है, सेम तरीके से वर्क कर रहा है, तो अगर आप गलत भी कर दो तो कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे मैं गलत हो गया, ये भाई लूज मार्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स, ठीक है। अब 100 मिलियन फार्मर्स का करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है। इसको तुम देखो पहले से पढ़े हुए नहीं होते, बट तुम सॉल्व कर सकते हो। पहला ऑप्शन, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलरेटिंग द ट्रांजिशन टूवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रिजिलियंस। तुम देखना इस वाले स्टेटमेंट में बहुत कम हाईलाइट्स हैं मेरे। क्यों हाईलाइट्स कम है पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, बहुत जनरल। इतना जनरल स्टेटमेंट में तुम कहाँ से कोई एक्सट्रीम चीज़ें या कुछ ऐसा वर्ड निकाल लोगे? देखो पता है जो चीज़ गलत की गई होती है ना, वो दिखता है कि हाँ भाई अलग से गलत किया जा रहा है इसको। ये तो बहुत जेनेरिक सी चीज़ें कॉपी पेस्ट करा है बस उठा करके, ठीक है। बट हाँ मैंने यहाँ पे पहले आंसर टिक नहीं करा था, आंसर टिक मैंने लास्ट में करा था, बट बहुत जनरल था। तो देखो उसी लिस्ट पे बहुत कम लाइक ऐसा मैंने हाईलाइट वाईलाइट कुछ भी करा। अब देखो आगे की दिखाता हूँ मैं। देखो ये भरा हुआ है बिल्कुल हाईलाइट से, है ना। देखो कैसे, इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस। सबसे पहले तो मैंने यही हाईलाइट करा कि भाई 100 मिलियन फायर ये एक इंटरनेशनल अलायंस है, ठीक है। एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। इतना स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म fully integrated with service provider built on blockchain and lets buyer, seller and third parties trade fertilizer quickly and securely. It is a platform with a mission of encouraging the farmer to form farmer producer organization or agribusiness consortium, thus facilitating the access to global open market to sell their product. तुम देख लो कितना स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ के ही तुमको पता लग जा रहा है कि यार हाउ इट कैन बी द आंसर। तुम देख लो कितना 100 मिलियन फार्मर, और देखो यहाँ पे क्या है, टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। इतना स्पेसिफिक, इट्स एन इंटरनेशनल अलायंस, इतना स्पेसिफिक हो गया। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द ब्लॉकचेन। नहीं, नो। और देखो ये कितना जेनरिक स्टेटमेंट, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम एंड दैट आर नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रिजिलियंस। सिंपल सा स्टेटमेंट है ये, फॉर टू इंक्रीज द फार्मर रिजिलियंस। और देखो हमने लास्ट में यहाँ पे सही आंसर करा +2, इट इज़ द आंसर, ठीक है। नहीं पता था मेरे को 100 मिलियन फार्मर्स। मेरे को पता है कि जो अगर 14,000 बच्चों ने क्लियर करा है, किसी को नहीं पता होगा 100 मिलियन फार्मर्स कहाँ से पढ़ के आएंगे। चलो किसी ने पढ़ा भी होगा, चलो एक आध दो ने पढ़ा भी लिया होगा, बट तुम सच में ऐसे ऑप्शंस में तुम चूज़ कर रहे हो बैठ करके। सिंपल है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। फिर से सेम क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है। देखो ऐसे कितने ऊपर 2 क्वेश्चन मैंने दिखाए, तीसरा क्वेश्चन है। बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टाइक यूनिट, हाउ मेनी अबव आर कंसीडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स? ऑल 4। ऊपर हमने 2 क्वेश्चन सेम दिखाया, एक जिसमें मैंने गलती करी थी ऑल ना करके, दूसरा क्वेश्चन जो हमने सही करा था आपको बताया भी था, और फिर ये ऑल 4।
कि कौन से हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स जो है कंसिडर किए जाते हैं, ऑल फोर। भाई अगर इसका आंसर गलत देता है ना यूपीएससी, सीधे कट ऑफ नीचे जाएगी 2 नंबर से, सीधे कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑल फोर होगा, ठीक है। अगर 3-4 और चीज़ें होती रिलेटेड टू एनर्जी तो वो ऑल उसमें भी तुम्हारा वो भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑल फोर इज़ द आंसर। ऐसे क्वेश्चन का समझ गया। अब द 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट, ठीक है, दैट हैज को इवॉल्व विद इट एंड दैट इज ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। इसमें सिंपल OOT, ऑड वन आउट, ठीक है। महुआ का नाम सबने सुना है, सैंडलवुड सबने सुना है, सिल्क कॉटन सबने सुना है, फिग वॉज द ऑड वन आउट, हमने फिग पे सीधे टिक कर दिया, +2 वॉज द मार्क्स। मेरे को नहीं आइडिया था इसके बारे में इतना, हाँ, दो मैंने फिग का नाम कहीं तो पढ़ा होगा बट मैंने इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। तो सिंपली मैंने OOT, ऑड वन आउट। पूरे पेपर में 6 से 7 क्वेश्चंस मैंने केवल ऑड वन आउट से सही किए, 6 से 7 क्वेश्चन, समझ लो आई गेन लाइक 12 to 14 मार्क्स केवल ऑड वन आउट से। अब तक ही मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन ऑड वन आउट वाले दिखा दिए होंगे सिर्फ OOT से, समझा। तो द फिग इज़ द आंसर, ठीक है। डायरेक्टली मैंने देखा, टिक करा, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, मज़ा आएगा। बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। देखो 2 बार हमने टिक किया है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें से कौन से लाइक स्पीसीज़ है जिसमें पॉइजनस स्पीसीज़ भी हो सकते हैं। भाई बटरफ्लाइज की कितनी स्पीसीज़ होंगी, फिश की कितनी सारी स्पीसीज़ होंगी, फ्रॉग्स की कितनी स्पीसीज़ होंगी, कितनी ही स्पीसीज़ होंगी। इतनी स्पीसीज़ होंगी ना इनकी जो आप अभी जानते भी नहीं होगे, जो आपने देखा भी नहीं होगा, जब सुना भी नहीं होगा, अभी ढूंढ भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो। इतनी स्पीसीज होंगी, तो एक आध भी अगर पॉइजनस हुई, ठीक है, तो क्वेश्चन तो वेग हो गया फिर, समझ रहे हो। तो इसीलिए ऑल 3 इज़ द आंसर। हाउ मेनी अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, तो उनमें हो सकता है कि बटरफ्लाइज हो कुछ ऐसे जो पॉइजनस हो, फिश हो ऐसे पॉइजनस हो, फ्रॉग्स हो ऐसे पॉइजनस हो। एग्जामिनर ने एक एक स्पीसीज थोड़ी ना चेक किया है ना। चलो द लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग, कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर्स, ठीक है। कैश्यू समझ आता है, पपाया समझ आता है, रेड सैंडर्स ला करके बीच में दिया हुआ है। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, ठीक है। बिना कुछ सोचे हमने रेड सैंडर्स पे टिक किया था, ओनली 1 पे टिक किया था। क्यों? ऑड वन आउट, सीधी सी बात, ऑड वन आउट, है ना। कैशू, पपाया और रेड सैंडर्स में से इफ यू हैव टू चूज ऑड वन तो इट्स रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है इधर, पिछले साल से तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था रेड सैंडर्स न्यूज़ में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चंस ख़त्म होता है। इट इज़ +2, इट इज़ ऑल्सो here +2। नाउ 10 क्वेश्चंस रॉन्ग, 2 अनअटेम्प्टेड, ठीक है, और टोटल तुम्हारा 38 इज़ करेक्ट, है ना। सो द फाइनल स्कोर इज़ 69.33 आउट ऑफ 100। 100 मतलब क्या, 15 to 22, मतलब हमने 50 क्वेश्चन भी किए हैं ना, तो 50 क्वेश्चन में स्कोर होता है 70, मतलब कि हम कट ऑफ से सिर्फ 14 नंबर पीछे हैं 50 क्वेश्चन ही करके। अभी अगला 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है, अगला भी 50 क्वेश्चन और करना बचा हुआ है, एंड आई एम 69.33 आउट ऑफ 100। अब आउट ऑफ 200 जो है कट ऑफ कितना जाएगा, 84 जाएगा, 85 जाएगा, मैक्सिमम 90 जाएगा, तो 30 मार्क्स तो आई कैन गेन अगले 50 क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ये PDF जो है तुम डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट 2 चाहिए इसका, तो यू हैव टू कमेंट, ऑब्वियसली लाइक यू हैव टू कमेंट, क्योंकि इट टुक सो मच ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क टू पुट ऑल दिस, और अपना ऐसा पेपर सामने ला करके ऐसा दिखाना, सो इट्स नॉट ईजी, ठीक है। सो इसीलिए यू हैव टू टेल फॉर द सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड
शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी एस्पिरेंट्स एज पॉसिबल कि सबको हेल्प हो पाए। थैंक यू।